चलिए आज से एक नया स्टैंडर्ड शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है जी AS26। क्या? अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, और यू कैन से इंटेंजिबल एसेट्स। बहुत इजी स्टैंडर्ड है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लिमिटेड चीज़ें ही हैं। देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ कि हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, पहले वो बता देता हूँ। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस स्टैंडर्ड में जो हमें समझनी है वो है कि इंटेंजिबल एसेट एक्चुअली होता क्या है, उसको डिफाइन करना है अपने को कि क्या होता है इंटेंजिबल एसेट, कम हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड, जब बात करते हो अकाउंटिंग की तो हम इस पे कुछ चर्चा करने नहीं वाले। अकाउंटिंग की जब बात करते हो तो इट इज सेम एज पीपीई, कुछ फर्क नहीं मिलेगा। पीपीई में इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होता था, यहाँ पे भी इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होगा। पीपीई पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए आपके दो मॉडल थे, कॉस्ट मॉडल, इवैल्यूएशन मॉडल, यहाँ पर भी हुई है। तो ओवरऑल अकाउंटिंग में देखो इतना कुछ फर्क पड़ना नहीं है, तो अकाउंटिंग विल रिमेन सेम और अकाउंटिंग पे हम जाएंगे भी नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे समझनी है वो है कि अगर कोई सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, खुद ही हमने बनाया, जैसे हमने कोई फॉर्मूला बनाया, कोविड की वैक्सीन बनाई है, या हमने कोई गाड़ी के लिए इंजन बनाया, तो उस केस में ना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाती है कुछ चीजें, जहां पर हम दो चीजों की बात करेंगे, एक बेसिकली रिसर्च फेज की और एक डेवलपमेंट फेज की। कि रिसर्च का, जब रिसर्च कर रहे थे तो क्या खर्चा करना है, उसकी क्या अकाउंटिंग होगी, रिसर्च फेज की क्या अकाउंटिंग होगी, एंड सेकंड इज डेवलपमेंट फेज की क्या अकाउंटिंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी, वैसे तो आपको पता है डेप्रिसिएशन वगैरह के बारे में, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा अमोर्टाइजेशन मेथड के ऊपर अपने को चर्चा करनी पड़ेगी, एक आधा एग्जांपल करना पड़ेगा अमोर्टाइजेशन का जो मेथड है। सेकंड, यूजफुल लाइफ, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ थोड़ी अलग चलती है, एंड रेजिडुअल वैल्यू। ये ऐसे तीनों चीजें हैं जिन पे अपने को बात करनी पड़ेगी। बाकी तो सारी चीजें एज यूजुअल जो पीपीई वाली है वो है, तो अलग से इसमें कुछ और है नहीं। मतलब कुछ चीजें हैं बट वो मैं सारी आपको ना अदर पॉइंट्स करके यहाँ पे लिखवा दूंगा, जैसे डिस्क्लोजर वगैरह हो गया, वो सारा मैं अदर पॉइंट्स करके आपको कवर करा दूंगा। तो कुल मिला के ये चीज है जो आपके लिए रेलिवेंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, बाकी में आपको कहीं कोई चैलेंज नहीं है, बाकी सारा पीपीई वाला हिसाब किताब है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात चलेगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले इन्हीं तीनों चीजों पे फोकस करते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख लेंगे। मतलब मैं आपको लिखवाऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करता हुआ सब जाऊंगा, बट मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी पीपीई में चीजें कवर करके आए हो। तो जो इस स्टैंडर्ड के स्पेसिफिक पार्ट है पहले वो लिखेंगे और उन्हें समझेंगे। आइए चलो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, कब हम उसे बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट के ऊपर बात करेंगे। आइए जरा इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब मे भी हो सकता है अगला कुछ समय, आधे घंटे के अराउंड मान लो, कम से कम यही डेफिनेशन चलेगी। आप सोचो सर, इंटेंजिबल एसेट की इतनी बड़ी डेफिनेशन। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, आपका गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, करेक्ट, ब्रांड नेम इज अ इंटेंजिबल एसेट। कोई भी ऐसा एसेट जिसको आप टच फील नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल एसेट होता है, करेक्ट। ये ऐसी चीजें जो आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं, बट एएस थोड़ा सा ना अलग चलता है। एएस क्या कहता है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एएस कहता है, देखो आपने गुडविल को इंटेंजिबल एसेट बनाया, मेरे को समझ आता है। आपने ब्रांड नेम को इंटेंजिबल एसेट बनाया, चलो समझ आता है। आपने कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क को इंटेंजिबल एसेट बनाया क्योंकि इनसे आपको फायदे होने वाले हैं। एक बात बताओ, अगर आप एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हो, उससे भी तो आपको 2-2, 3-3, 4-4 साल तक फायदा होगा। आज की डेट में आईपीएल में जाके मल्टीपल कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, भाई उनसे भी तो फायदा होता है, उसको भी इंटेंजिबल एसेट बनाओ। उसको भी थोड़ी ना टच फील कर सकते हो, क्यों नहीं बनाते इंटेंजिबल एसेट? क्या रीजन है? आपके पास आपका एम्प्लॉय है, आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर एम्प्लॉय के पास इंटेलिजेंस है जिसकी मदद से आप नई नई चीजें इन्वेंट कर देते हो, बना देते हो। तो वो आइडियली तो वो ह्यूमन भी आपका क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। उसका जो माइंड है, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन को तो टच फील कर सकते हो, चलो उस पर नहीं जाएंगे, बट उसका जो माइंड है उसको जाके टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, फील कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई। तो उसको बनाओ इंटेंजिबल एसेट, क्यों नहीं बना रहे हो? तो कौन सी ऐसी चीजें जो इंटेंजिबल एसेट बन सकती है बुक्स के अंदर, कौन सी ऐसी चीजें जो इंटेंजिबल एसेट नहीं बन सकती, अब उस पर बात करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, इज एन, अब मैं इसके डेफिनेशन को ब्रेक करता हूं। इज एन एसेट, पहली चीज, इंटेंजिबल एसेट एक एसेट होता है। कौन सा एसेट होता है? विच इज आइडेंटिफाइबल,
ये जितने पॉइंट मैं अलग अलग कर रहा हूं ना सबको एक्सप्लेन करूंगा। प्लस नॉन मॉनेटरी होता है एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होता है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। और जो किसके लिए यूज होता है, जो या तो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, जो पीपी में होता है ना प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, या रेंटल के लिए यूज होता है, या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है, रेंटल के लिए यूज होता है या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। ये तो सेम पॉइंट है जो आपका पीपी वाला था, ठीक है, तो इस पे तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इंटेंजिबल एसेट एक ऐसा एसेट होता है जो आइडेंटिफाइबल हो, नॉन मॉनेटरी हो, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो, और जो आपने बेचने के लिए नहीं रखा, काम धंधे के लिए रखा है, प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो, रेंटल्स के लिए यूज करते हो, सर्विसेज देने के लिए यूज करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हो, वो होता है इंटेंजिबल एसेट। लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल पहले, फिर इन चीजों पे आता हूं। छोटा सा एग्जांपल लो सर, सॉफ्टवेयर, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं पहले सॉफ्टवेयर का, देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है या नहीं एसेट, इंटेंजिबल एसेट। सॉफ्टवेयर पहली चीज क्या आपका एसेट है भाई, आपने खरीदा है, आपको उससे फायदा मिलेगा, आपके लिए एसेट है। आइडेंटिफाइबल है, बिल्कुल है ना सर, अलग से पता है कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है हमें, बिल्कुल जानते हैं। नॉन मॉनेटरी है सर, नॉन मॉनेटरी है, मान लो अभी के लिए नॉन मॉनेटरी है। क्या इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, क्या इसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो? द आंसर इज नो, आप टच नहीं कर सकते ना भाई, इट इज इंटेंजिबल इन नेचर। क्या है आपके काम धंधे के लिए यूज होता है? बिल्कुल होता है, तो सॉफ्टवेयर आपका क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया, करेक्ट। इतनी बात समझ आई? तो कोई भी एसेट जो इन फीचर्स को सेटिस्फाई करने वाला है वही आपके इंटेंजिबल एसेट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब क्या क्या है ये पॉइंट, एक एक करके बात करते हैं, बहुत आराम से सुनना, बहुत तसल्ली से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाता हूं। जैसे एक एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, बिलीव में दिस थिंग, आप किसी भी एसेट को आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या वो इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है, क्योंकि अगर वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है तो वो खर्चा होगा, ये बता दूं मैं आपको। देखो एसेट क्या होता है, एसेट इज समथिंग जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपका है बेसिकली, जिसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, प्लस जिससे आपको फायदे होंगे, जिससे क्या होगा आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। एसेट तो बहुत सिंपल टर्म है ना, आज की डेट में आप पीपीई को एसेट बोलते हो, क्यों? आप मान लो बिल्डिंग आपने खरीदी, वो आपके लिए एसेट है, क्यों? क्योंकि आप बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकते हो, आप उसे अपने हिसाब से काम करा सकते हो। सेकंड, उससे जो फायदे होंगे वो आपको होंगे। सेम वे में मशीनरी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स है, फर्नीचर है, हर चीज, जो भी चीज आप कंट्रोल कर पा रहे हो जिससे आपको फ्यूचर में फायदा होगा, वो आपके लिए एसेट होता है। कैश ले लो ना, आपका बैंक बैलेंस है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, यार आपका बैंक बैलेंस है, जिसको देना चाहो उसको दो, नहीं देना चाहो मत दो, प्लस उससे फ्यूचर में फायदा होगा, फ्यूचर की पेमेंट्स वगैरह हो पाएगी, आपके लिए एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, सेम चीज, आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि आपको पैसे मिलना है, फायदा तो है ही ना, पैसा मिलेगा, करेक्ट, दैट इज एसेट है। तो एसेट इज समथिंग जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपको फ्यूचर में फायदे होंगे, करेक्ट। जैसे गुडविल है, आपकी गुडविल है यार, आपके कंट्रोल में है यार, उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, प्लस फ्यूचर में फायदे होंगे, करेक्ट, मानते हो बात। सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, आप उसे कंट्रोल कर पाते हो, आपकी ओनरशिप है उसके ऊपर, आपने सॉफ्टवेयर लिया, आपने ब्रांड नेम रजिस्टर करवाया, आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, आपका कंट्रोल है, आपके अलावा कोई और यूज नहीं करेगा, और फ्यूचर में उससे आपको फायदे होंगे, कैसे सामान बेचोगे, बनाओगे तो फायदा मिलेगा ना। तो इंटेंजिबल एसेट, पहली चीज एसेट होना चाहिए भैया, जिससे फ्यूचर में फायदा हो, करेक्ट। अब आप एम्प्लॉइज को सैलरी देते हो, एम्प्लॉइज को जो सैलरी देते हो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। मान लो जून के महीने में एम्प्लॉइज ने काम किया तो आप जून के महीने की सैलरी देते हो, जुलाई की सैलरी तभी देते हो जो जुलाई का काम कराओगे, अगस्त की सैलरी तब देते हो जो अगस्त का काम कराओगे। सैलरी के केस में क्या है, आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, सिर्फ उस महीने का बेनिफिट है, अगले महीने दोबारा काम कराना पड़ेगा तब जाके आप सैलरी पे करते हो, करेक्ट। इतनी बात क्लियर है, इसीलिए सैलरी इज एन एक्सपेंस नॉट एन एसेट, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आ रहा, करेक्ट। इतनी बात क्लियर है, पहली चीज समझ आती है। चलो ये तो हो गई जी एसेट की बात, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपको फ्यूचर में फायदे हो। अब आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाइबल का मतलब जिसको आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसका आप कैश फ्लो अलग से निकाल सकते हो, जिसको आप अलग से बेच सकते हो। मैं फिर बोलता हूं, आइडेंटिफाइबल मींस ये एक ऐसा पॉइंट है जो आधी एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट से बाहर कर देगा। आइडेंटिफाइबल मींस एसेट विच कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड, विच कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड। और हम कब बोलेंगे वो सेपरेटली आइडेंटिफाइड होता है, उसके लिए स्टैंडर्ड ने बताया है। स्टैंडर्ड ने बताया मालूम है क्या, एक ऐसी चीज जो लीगल या कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है,
कोई भी ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अराइज होता है। देखो इंटेंजिबल इज समथिंग जिसको आप टच फील नहीं कर सकते, करेक्ट ना। तो कोई भी ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो किसी लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म से अराइज होता है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होता है। जैसे आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपने खरीदा। दूसरा, आपके पास पेटेंट है। मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। जैसे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, आपने पेटेंट खरीदा। लीगल की बात करो तो कॉपीराइट लेते हो ना, कॉपीराइट हो गया। या किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने कोई परचेज किया है तो लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल सेम चीज चलती है। तो कभी भी कोई भी ऐसा एसेट जो किसी लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की वजह से अराइज हो रहा है वो आइडेंटिफाइबल होता है। बट अगर कोई ऐसा एसेट है जो इससे अराइज नहीं हो रहा तो हमें कैसे पता लगेगा? इट शुड बी सेपरेटली सेलेबल। सेपरेटली सेलेबल, आप उसे अलग से निकाल के बेच सकते हो। अगर बेच सकते हो ना तो वो AS 26 में इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब ये पॉइंट ऐसा है जहां पे ना आधे एसेट फेल हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला एडवर्टीजमेंट है, आपने एडवर्टीजमेंट करी, IPL में एडवर्टीजमेंट करी, आपको पता है 4 साल फ्यूचर में फायदा होगा। बट एक चीज बताओ, क्या एडवर्टीजमेंट की जो वजह से फायदा होगा बेच पाओगे किसी को? नहीं बेच पाओगे, सेपरेटली सेलेबल नहीं है, करेक्ट। गुडविल जो आपने अपनी सेल्फ गुडविल बनाई ओवर द पीरियड, काम कर करके अपने कस्टमर को सर्व कर करके ट्रस्ट बनाकर, क्या गुडविल को अलग से बेच सकते हो कि भैया मेरा बिजनेस ये मेरी बिजनेस की गुडविल है, तू इसे खरीद ले? अब आपकी आज की डेट में रिलायंस वाला आपको आके बोले कि देखो रिलायंस जियो मेरा बिजनेस है और ये रिलायंस जियो की गुडविल है, एक काम करो आप रिलायंस जियो की गुडविल खरीद लो, खरीदोगे? हाँ बोलोगे सर बिना बिजनेस की गुडविल का क्या करूंगा मैं, करेक्ट। दैट इज नॉट सेपरेटली सेलेबल, इसीलिए एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं होता। इसीलिए जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, सेल्फ जनरेटेड आपके ब्रांड नेम्स वगैरह होते हैं, वो जनरली रिकॉग्नाइज नहीं होते। क्यों? सेपरेटली सेलेबल नहीं है। बात समझ पा रहे हो? करेक्ट, इतनी बात क्लियर है। तो कोई भी एसेट जो सेपरेटली सेलेबल है या जो किसी लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की वजह से अराइज होता है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है जी नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी मतलब उससे कितना पैसा आएगा ये नहीं पता। अमाउंट टू बी रिसीव इज नॉट फिक्स्ड। अमाउंट टू बी रिसीव्ड इज नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल डेटर है, डेटर भी तो इंटेंजिबल ही है यार। डेटर क्या होता है? एक राइट है पैसे लेने का, बंदे का थोड़ी ना राइट है। अब आपने किसी को सामान बेचा तो आपके पास राइट है कि आप उससे पैसे लोगे, बंदा थोड़ी ना लोगे पूरा, नहीं ले सकते ना भाई, समझ रहे हो ना बात। तो आपके राइट है वो भी आप टच फील नहीं कर सकते, बट कितना पैसा आएगा ये पता है, इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल इंटेंजिबल एसेट नहीं हो सकता। अब सॉफ्टवेयर है, आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर से कितना पैसा आएगा आपको क्या पता? हो सकता है सॉफ्टवेयर से 10 यूनिट बने, 50 यूनिट बने, कितनी भी बने, आपको नहीं पता। देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन कि कितना पैसा आएगा। सेम वे में पीपीई में भी तो यही होता है भाई, बिल्डिंग से कितना पैसा आएगा आपको नहीं पता, करेक्ट। इतनी बात है। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मतलब जो टेंजिबल नहीं होना चाहिए, इनटेंजिबल होना चाहिए, जिसको आप टच फील ना कर सको, ठीक है। इतनी बात क्लियर। जो मेन कंडीशंस है ना वो ये दो है, ये दोनों तो हम सब जानते हैं कि भैया कितना पैसा आएगा वो फिक्स नहीं हो, तो मेजॉरिटी एसेट में नहीं है। फिजिकल सब्सटेंस में नहीं होना, उसका फिजिकल सब्सटेंस मतलब इंटेंजिबल होना चाहिए। एंड लास्ट इज वो किस चीज के लिए यूज हो, या तो आप प्रोडक्शन में यूज करो, या आप सेल्स में यूज करो, या आप रेंटल के लिए यूज करो, या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करो। जैसे मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, जिस कंप्यूटर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये सॉफ्टवेयर किस लिए यूज हो रहा है? ताकि मैं अपनी सर्विसेज आपको दे सकूँ, करेक्ट। मान लीजिए आज की डेट में आपने कोई ब्रांड नेम लिया है, ब्रांड नेम है, कोई ट्रेडमार्क है, उससे क्या करते हो? सामान बनाते हो, बेचते हो, करेक्ट। प्रोडक्शन या रेंटिंग ऑफ सर्विसेज सेल्स में यूज होता है, करेक्ट। तो वो चीज आपके इंटेंजिबल्स में मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। तो अगर अब मैं कंक्लूड कर दूं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कोई भी ऐसी एसेट, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, जो या तो सेपरेटली सेलेबल है या जो किसी लीगल कॉन्टेक्स्ट से अराइज होती है, प्लस जिससे कितना पैसा मिलेगा हमें नहीं पता, जो इंटेंजिबल नेचर के लिए और जो आपने काम धंधे के लिए रखी है, बेचने के लिए नहीं रखी है। नॉट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि अगर बेचने के लिए रखा है तो वो इन्वेंट्री होगा, कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो इन फीचर्स को सेटिस्फाई कर देगा वो आपका इंटेंजिबल एसेट होगा, अदरवाइज इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकल जाएगा, वो कुछ और होगा, इंटेंजिबल एसेट तो नहीं होगा एज पर AS 26, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, एक एक करके बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीजें इंटेंजिबल एसेट होगी, कौन सी नहीं होगी।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी चीज समझ आई होगी। एक बार दोबारा से इतना पार्ट रिवाइज कर लो। अब इसको मैं ना अप्लाई करके दिखा रहा हूं। तो इसको मैं यहाँ पे ये लिखूं, दिस इज कंडीशन 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए देखिए जरा। तो मैंने यहाँ पे एक रो खींच दी है जहाँ पे मैं पांचों कंडीशन की टेस्टिंग करूंगा। कंडीशन 1 की टेस्टिंग यहाँ होगी, देन कंडीशन 2 की टेस्टिंग यहाँ होगी, कंडीशन 3 की टेस्टिंग यहाँ होगी, कंडीशन 4 की टेस्टिंग यहाँ होगी, यहाँ कंडीशन 5 की टेस्टिंग करना, और उसके बाद कंक्लूड करने का काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। आज के बाद आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सी चीज इंटेंजिबल एसेट में आएगी, कौन सी चीज नहीं आएगी। कंडीशन 1, दिस इज एसेट। कंडीशन 2, दिस इज आइडेंटिफाइबल। कंडीशन नंबर 3, that is non-monetary. Condition number 4, without physical substance. And condition number 5, प्रोडक्शन रेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। ये मेरा कंक्लूजन है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सॉफ्टवेयर परचेज। आपने क्या किया, जैसे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डलता है, आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है। ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है, तो क्या एसेट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो आपने खरीदा है तो आपका कंट्रोल है, प्लस उसका फ्यूचर में आप यूज करोगे तो आपको उससे फायदा होगा, एसेट होगा। आइडेंटिफाइबल है, अरे सर बिल्कुल है, अलग से कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन से अराइज हो रहा है ना। आपने खरीदा है तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इनवॉइस बना होगा, परचेज बिल होगा, कुछ तो होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट आ गया ना, दिस इज सेपरेटली मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल अराइज हो गया। सर नॉन मॉनेटरी है, बिल्कुल है बेटा। क्यों? देखो ना, अब सॉफ्टवेयर से आप कितना आउटपुट बनाओगे या सॉफ्टवेयर कितना यूज होगा, सॉफ्टवेयर से एक्चुअल में कितना बेनिफिट होगा, काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं। बेनिफिट होगा ये पता है, कितना ये थोड़ी ना पता है, इसीलिए नॉन मॉनेटरी। अगर फिक्स होता है ना कि इतना बेनिफिट होगा तो मॉनेटरी होता है, अगर फिक्स नहीं है कितना बेनिफिट होगा तो नॉन मॉनेटरी होता है। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, सॉफ्टवेयर की कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। फिजिकल सब्सटेंस जैसे माउस है, दिस इज, ये मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, दिस इज अ टेंजिबल आइटम। सॉफ्टवेयर इज नॉट अ टेंजिबल आइटम। नेक्स्ट, मैंने अपने काम धंधे के लिए यूज किया, प्रोडक्शन या रेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके लिए भी यूज किया, मैंने अपने काम धंधे के लिए यूज किया, तो सारी कंडीशन फीचर वो सेटिस्फाई हो गई, तो ये इनटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। करेक्ट? समझते हो इतनी बात? ओके, चलो ये तो एक एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल सोचते हैं। मान लो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ठीक है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक साथ ले लेते हैं, और एक लेते हैं लाइसेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पे जगह नहीं थी, आप समझ जाना, TM मतलब ट्रेडमार्क। चलो, क्या एसेट है? बिल्कुल है। एसेट कब होता है? जब आपका उस पर कंट्रोल होता है और आपको उससे फ्यूचर में फायदा होगा। कॉपीराइट आपके नाम पे तो आपका कंट्रोल है, कोई और यूज नहीं कर सकता। पेटेंट आपके पास है तो कोई और उसे यूज नहीं कर सकता, प्लस इससे आपको फ्यूचर में फायदा होगा, क्योंकि आप सामान बनाओगे, बेचोगे, फायदा तो होगा। नेक्स्ट, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, बिल्कुल आइडेंटिफाइबल है। देखो, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क लीगल राइट की वजह से अराइज होते हैं। आपने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराया होगा, लीगल राइट है आपके पास। करेक्ट? नॉन मॉनेटरी है, हाँ जी, इनसे कितना फायदा होगा आप नहीं जानते एग्जैक्टली। यहाँ पर क्या इनका कोई फिजिकल सब्सटेंस है? नहीं है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, और काम धंधे के लिए यूज कर रहे हैं तो PRA भी सेटिस्फाइड हो गया एक तरीके से, तो ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट होगा। लाइसेंस के केस में आपने मान लीजिए लाइसेंस लिया है, जैसे IPL की टीम होती है ना, इंडियन प्रीमियर लीग की टीम, उसने आपने उसका फ्रेंचाइजी खरीद ली। अब फ्रेंचाइजी खरीद ली, या मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीद ली, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ली, तो जो फ्रेंचाइजी के लिए आपने पे किया है, क्या वो अमाउंट आपका इंटेंजिबल एसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे चाहो तो लाइसेंस लिख लो, चाहो तो फ्रेंचाइजी लिख लो। फ्रेंचाइजीज, देखो, मान लो मैंने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली कि मैं नॉर्थ दिल्ली के अंदर डोमिनोज के आउटलेट रन करूंगा, तो क्या मेरे लिए एसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि मेरा कंट्रोल है, मेरे पास राइट है, मेरे अलावा कोई और आउटलेट ओपन नहीं कर सकता। सेकंड, आउटलेट से जो सामान बिकेगा उससे जो फायदा होगा वो मेरा होगा, तो मेरे लिए एसेट तो है। सेकंड, आइडेंटिफाइबल है, बिल्कुल है, कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल रिलेशनशिप की वजह से अराइज हो रहा है। करेक्ट? नॉन मॉनेटरी है, बिल्कुल है सर, कितना एग्जैक्ट बेनिफिट होगा नहीं पता। कोई फिजिकल सब्सटेंस है? नहीं है, फ्रेंचाइजी का कोई फिजिकल सब्सटेंस थोड़ी ना होता है, वो तो बिल्डिंग होती है जो जहां से सामान बेचता हूँ। फ्रेंचाइजी तो एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास अधिकार है, प्लस मैंने अपने काम धंधे के लिए यूज किया है, बेचने के लिए नहीं रखा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट होगा। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो इंटेंजिबल एसेट है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। लेट मी टेक फर्स्ट एग्जाम्पल इज एडवर्टाइजमेंट। आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया,
जिससे आपको 5 साल तक फायदा होगा। आपने गए आईपीएल के अंदर भैया खर्चा कर दिया, अब आपको लगता है यार इससे 3-4 साल तो फायदा होगा, तो आपने कहा क्या मेरे लिए एसेट है? एसेट नहीं है जी, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो, आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी, आपने कहा मैंने ना नॉर्थ दिल्ली के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर दी है, तो क्या आपका कंट्रोल आ गया कि नॉर्थ दिल्ली के लोग आप ही से सामान खरीदेंगे? क्या आपका कंट्रोल आ गया? क्या नहीं आया ना भाई, तो एसेट है ही नहीं। बात समझ पा रहे हो? कंट्रोल ही नहीं आ रहा तो एसेट का कोई तो क्वेश्चन ही नहीं आता। करेक्ट, तो ये तो खत्म हो गई बात। प्लस ये आइडेंटिफाइबल भी नहीं होता, आप इसको अलग से बेच भी नहीं सकते, सेपरेबल नहीं होता। प्लस किसी लीगल या कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप से भी अराइज नहीं हो रहा। देखो, सॉफ्टवेयर में तो आ गया ना कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये अलग से हमें पता है, बेच भी सकते हैं और लीगल कॉन्टेक्ट से अराइज हो रहा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के केस में ना क्या बेचोगे? क्या है उसकी कोई अलग आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है ना, कुछ अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यार ये एडवर्टाइजमेंट है, वो नॉट पॉसिबल। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट आपका इंटेंजिबल एसेट नहीं हो सकता। सेम वे में आपके पास अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करूं, आपके जो एम्प्लॉयज है वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। क्यों? छोड़ के चले जाएंगे, 2 महीने का नोटिस देंगे, 3 महीने का नोटिस देंगे, चले जाएंगे। आपका कंट्रोल ही नहीं है उनके ऊपर, नहीं है ना कंट्रोल। जब कंट्रोल नहीं है तो एसेट की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा, इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन से वैसे बाहर हो गया। करेक्ट, इतनी बात समझ पाते हो? तो इस तरीके से एसेट्स आपके डिफाइन होते हैं। सेम वे में अगर कोई गुडविल है या कोई ब्रांड है जो खुद जनरेट किया, ओवर द पीरियड मेहनत कर करके बिल्ड किया है। अब देखो, गुडविल इज नॉट आइडेंटिफाइबल, अलग से बेच नहीं सकते आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे बिजनेस की गुडविल है, गुडविल मैंने बेच दी, बिजनेस मेरे पास है। पॉसिबल नहीं है ना। और ना गुडविल किसी लीगल या कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप की वजह से अराइज हुई, इसीलिए भी इंटेंजिबल एसेट में रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ये तो बहुत क्लियर कट है, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इसीलिए आप इसे एज ए इंटेंजिबल एसेट AS 26 के अंदर बुक नहीं कर सकते। बट अगर कोई गुडविल है जो परचेज्ड है, परचेज मतलब आपने कोई बिजनेस परचेज किया है 100 करोड़ में और उसके एसेट है आपके पास 80 करोड़, तो 20 करोड़ आपने गुडविल के लिए पे किया। तो अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया है तो फिर वो एसेट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप उस बिजनेस को कंट्रोल कर पाते हो, जिसकी वो गुडविल है, प्लस उससे आपको फ्यूचर में फायदा होगा। सेकंड चीज, इट इज अराइजिंग फ्रॉम लीगल और कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप, क्योंकि आपने परचेज किया है, कॉन्टेक्ट किया होगा। थर्ड, नॉन मॉनेटरी तो है भैया, इससे कितना फायदा होगा पता नहीं, फिजिकल सब्सटेंस गुडविल का कोई होता नहीं, और प्लस काम धंधे के लिए यूज है, तो ये इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और रिकॉग्नाइज कब होगा बात की बात है, बट हाँ इसको बुक कर सकते हैं। गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है, ऑल्दो इंटेंजिबल एसेट के नेचर की होती है, बट फिर भी AS 26 उसको रिकॉग्नाइज करने से मना करता है। दिस इज बेसिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ AS 26। ठीक है, आई थिंक यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि एक इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, आप उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब देखो, एग्जाम में ना अगर कभी आया तो एक केस स्टडी बेस कुछ आ जाएगा, अदरवाइज तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि इससे आपसे कुछ पूछेगा। केस स्टडी पूछ लेगा या कभी कोई MCQ पूछ लेगा, इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करता। प्रैक्टिकल का इससे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चलो, अब आता है सेकेंड पॉइंट कि सर ये इंटेंजिबल एसेट तो हमें पता लग गया इंटेंजिबल एसेट है। अब इंटेंजिबल एसेट को हम बुक्स में कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? इंटेंजिबल एसेट मतलब उसे हम कब एसेट बना सकते हैं? एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज इन बुक्स, रिकॉग्नाइज इन बुक्स ओनली इफ, मतलब बुक्स में वो तभी आएंगे जब आप उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हो। ओनली इफ इट्स कॉस्ट इज रिलायबली मेजरेबल। मतलब ऑब्वियसली यार, एसेट तो किसी वैल्यू पे आएगा ना, जब वैल्यू ही नहीं मेजर कर सकते तो रिकॉर्ड क्या करोगे? इसीलिए पहली चीज तो है कि जैसे मान लो आप कॉपीराइट को रिकॉर्ड करना चाहते हो, ब्रांड नेम को, ट्रेडमार्क वगैरह को रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, तो पहले चीज देख लो कि भैया क्या उसकी कॉस्ट निकाल सकते हो कि कितनी वैल्यू पे उसे बुक्स में डालना है। निकाल सकते हो, प्लस उससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे तो ठीक है, तो बुक्स में ले आओ, नहीं तो मत लेकर आना। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुझे लगता है वो ये है, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो एसेट वाली कंडीशन में भी आ जाते हैं। करेक्ट, इतनी बात डन है। तो यहां से अपन लोगों ने मोटा मोटा ये मान लो कि जो अपना पहला टॉपिक था वो कंक्लूड कर दिया। दिस इज डन। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सेकंड टॉपिक जो है सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, उसके बारे में बताऊंगा कि रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज का क्या करना है। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अपने सेकंड टॉपिक की, विच इज सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स।
अभी क्या होते हैं बेसिकली, देखो सिंपल सी बात है, इंटेंजिबल एसेट एक हो सकता है या तो आप मार्केट से खरीद लो या आप खुद बना लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज की डेट में टेस्ला की गाड़ियाँ, एलॉन मस्क सोचते हैं कि यार मुझे गाड़ियाँ ऐसी चाहिए जो ड्राइवरलेस हो। अब उसके लिए सॉफ्टवेयर लगेगा, अब या तो वो सॉफ्टवेयर वो खुद बना ले या मार्केट से खरीद ले। सेम वे में मान लो चैट जीपीटी है, अब चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब उसकी जो अब वो जो है, अब या तो आप खरीद लो या आप खुद बना लो, बनाने वाले ने उसे बनाया, करेक्ट। तो सेम वे में बहुत सारे ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं जो आप खुद बना सकते हो या खरीद सकते हो, डेट डिपेंड्स। तो यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट मींस इंटेंजिबल एसेट्स विच आर मेड बाय द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर्स, मेडिसिन फॉर्मूलेज, जैसे कोविड की वैक्सीन बननी थी तो कंपनी ने बहुत रिसर्च करी, डेवलप किया, फॉर्मूलेज बनाए, मल्टीपल ट्रायल करे, उसके बाद जाके वो फॉर्मूला बना, करेक्ट। दिस इज नथिंग मोर देन क्या, मेडिसिन फार्मूला। मेडिसिन का फॉर्मूला ही तो है, ये भी तो इंटेंजिबल एसेट है। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो ना, हम आपको पढ़ाते हैं, हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, अब ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है कोई टेंजिबल तो है नहीं, इंटेंजिबल है हमारे लिए, एसेट भी एक तरीके से। क्यों? 1 साल चल जाती है आराम से, 1 से 2 साल वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है, करेक्ट, तो एसेट भी हो गया। तो दीज आर व्हाट जो हम सेल्फ जनरेट कर रहे हैं। तो से सॉफ्टवेयर हो गया, मेडिसिन हो गया, इंजन के फॉर्मूलेज हो गए कि जैसे गाड़ी में जो इंजन लगेगा किस तरीके का लगेगा, R&D कर करके अलग अलग तरीके के इंजन के स्ट्रक्चर बनाते हो, प्रोटोटाइप बनाते हो, तो ऑल दीज आर टेक्नोलॉजी बनाते हो बेसिकली आप। दीज आर इंटेंजिबल एसेट विच आर जनरेटेड बाय द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज आती है, वो आती है जी गुडविल। गुडविल भी खुद की जनरेटेड होती है, आप डे इन डे आउट मेहनत करते हो, कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरीके से सर्व करते हो, उसके बाद जाके आपकी मार्केट में गुडविल बनती है। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, वो आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। याद रखना, इंटरनली जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, AS26 उसे एज एन एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करता। सिर्फ परचेज गुडविल होती है तो ही रिकॉर्ड हो सकती है, ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब अगली बात सुनो। अब मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च फेज एंड डेवलपमेंट फेज। तो पहले मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। देखो आपकी बुक्स में AS26 कहता है इंटेंजिबल एसेट तभी आएगा जब आपको उसमें कितना खर्चा होगा ये पता है, और दूसरा आपको पता है कि आपको उससे फ्यूचर में फायदा होगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो के एंड में बताया था, ठीक है। अब मान लो मैं सोच रहा हूं कि यार मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जो टाइम ट्रेवल करा दे, मतलब मैं अगर 50 साल पीछे जाना चाहता हूं, 100 साल पीछे जाना चाहता हूं तो मैं चला जाऊं। तो मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए खर्चा करना शुरू किया, मैंने मान लो 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। आपको क्या लगता है ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनेगा? नहीं बनेगा ना भाई। दैट मीन्स इससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होने ही नहीं वाला, मैं इसको एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। बात समझ पा रहे हो? तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने क्या कहा, स्टैंडर्ड ने कहा यार देखो आप बहुत चीजें बनाने की सोचते हो, सारी चीजें तो सक्सेसफुल नहीं होती। टेस्ला ने ड्राइवरलेस गाड़ी बनाने के लिए कितने सारे सॉफ्टवेयर बनाए होंगे, क्या सारे सक्सेसफुल हुए? नहीं हुए, कोई जाके एक सक्सेसफुल हो जाता है, करेक्ट। सेम वे में वैक्सीन की अगर आप बात करो, कोविड के लिए कितनी ट्रायल्स किए गए थे, कितनी वैक्सीन बनाई गई थी, ट्रायल किए गए, सक्सेसफुल नहीं हुए, फाइनलाइज तो एक ही हुआ ना जाके, कितने मिलियंस के बाद। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है कि देखो बहुत सारा ऐसा खर्चा होता है जो आप इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करने में लगाते हो, बट एक्चुअली वो डेवलप नहीं कर रहे, आप तो रिसर्च कर रहे हो कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। जो खर्चा रिसर्च फेज का होता है उससे पता नहीं है कि फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको उसे कैपिटलाइज नहीं करने दूंगा। स्टैंडर्ड ने क्या कहा, स्टैंडर्ड ने बहुत सिंपल सी लाइन कह दी। स्टैंडर्ड ने कहा भैया अगर आप कोई इंटेंजिबल एसेट बना रहे हो, कोई नया एसेट बना रहे हो, आपको लगता है कि उसमें भैया सोचना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो जब तक आप रिसर्च कर रहे हो ना, उस फेज का कोई भी खर्चा आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड की जब वैक्सीन बननी शुरू हुई 2020 के अंदर, लेट्स से
वैक्सीन बननी शुरू हुई, पहले 6 महीने तो किसी को पता ही नहीं था क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बस वो रिसर्च किए जा रहे थे, हिट एंड ट्रायल किए जा रहे थे, रिसर्च किए जा रहे थे, हिट एंड ट्रायल किए जा रहे थे। एक लेवल के बाद, मान लो 3 महीने के बाद, उन्हें एक लेवल आया कि हाँ यार ये वैक्सीन शायद सक्सेसफुल हो जाए, ये जो फॉर्मुलेज बने हैं ना शायद सक्सेसफुल हो जाए। तो ये वो एरिया है जहां से आप बोलते हो कि हाँ ये सक्सेसफुल हो जाएगी तो इनको बेच के हमें फायदा शुरू हो जाएगा। यहां से शुरू होती है आपकी डेवलपमेंट फेज। एएस कहता है कि भैया इससे पहले की जो फेज होती है ना उसे कहा जाता है रिसर्च फेज। आपने कोई इंटेंजिबल एसेट बनाना शुरू किया, उसका एक होता है रिसर्च फेज, जब आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हो सकता है सक्सेसफुल हो सकता है सक्सेसफुल ना हो। एक होता है डेवलपमेंट फेज, जब वो डेवलप करते हो, फाइनलाइज करते हो, तैयार करते हो और फिर आप उसे कैपिटलाइज करते हो, रेडी करते हो, मार्केट में बेचना शुरू करते हो, उससे सामान वामान बना के सब करते हो। इसे कहा जाता है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज जैसे कोविड वैक्सीन का मैंने एग्जांपल लिया कि भैया डिपेंड करता है, कुछ समय तक तो जो बनाया होगा वो तो बनेगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा पता नहीं। सेम वे में टेस्ला ने जब सॉफ्टवेयर्स बनाए होंगे ड्राइवरलेस गाड़ी के, ऐसा थोड़ी ना पहले ही सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल हो गया होगा, हजारों सॉफ्टवेयर बनाए होंगे। वो सॉफ्टवेयर जब उन्हें लग रहा था कि यार हो सकता है सक्सेसफुल हो सकता है ना हो, अभी तो टेस्टिंग ही चल रही है, पता नहीं क्या होगा। दैट इज द रिसर्च फेज, जहां पे आप सिर्फ ज्ञान लेने की बात कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। बट जब आपको कंफर्म हो गया कि हाँ यार ये वाला टिक जाएगा, ये सॉफ्टवेयर ठीक है, अब इसको डेवलप करना शुरू करते हैं, इसको फाइनलाइज कराते हैं और ठीक करते हैं, थोड़ा इसमें और मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट फेज। जब आपने जो नॉलेज ली है उसको अप्लाई करते हो, दिस इज द फेज फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज। ऑब्टेनिंग नॉलेज, डोंट वरी, आपको क्लासीफाई करना नहीं आएगा कि कब कौन सा फेज डेवलपमेंट फेज है, कौन सा नॉलेज फेज है, सॉरी कौन सा रिसर्च फेज है। यहाँ पे होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि भैया वो खर्चा जो डेवलपमेंट फेज में हुआ है वो कैपिटलाइज हो सकता है। कैपिटलाइज का मतलब अभी वर्क इन प्रोग्रेस है तो इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट में डाल देना, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, एसेट अंडर डेवलपमेंट में जैसे सीविप होता है ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वैसे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट होता है, उसमें कैपिटलाइज कर देना, फिर जब फाइनल होगा तो कैपिटलाइज कर देना इंटेंजिबल एसेट के अंदर। यहां पर जो भी खर्चा होता है ना उसे एक्सपेंस ऑफ कर दिया जाता है। एक्सपेंस ऑफ का मतलब ये P&L में चार्ज हो जाता है, ठीक है, ये समझ आती है। रिसर्च फेज का खर्चा P&L में जाएगा, डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा, बस इतना याद रख लो आप। करेक्ट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि सर डेवलपमेंट फेज शुरू हो गई, तो स्टैंडर्ड ने ना उसके लिए भी ना कुछ क्राइटेरिया दिए। स्टैंडर्ड ने कहा, अब मैं जो कंडीशन लिखाने जा रहा हूं वो सुनो। स्टैंडर्ड ने कहा अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाएगी तभी हम मानेंगे डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया। व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर कंप्लीटेड, जिस दिन ये सारी कंडीशंस कंप्लीट हो जाएंगी, आर कंप्लीटेड, उसी दिन से आपका डेवलपमेंट फेज शुरू होगा। फ्रॉम दैट डेट डेवलपमेंट फेज विल स्टार्ट, डेवलपमेंट फेज विल स्टार्ट। और उससे पहले क्या रहेगा, रिसर्च फेज। डेवलपमेंट फेज विल स्टार्ट एंड बिफोर दैट इट वाज रिसर्च ओनली, रिसर्च फेज। ठीक है। अब ये क्या कंडीशन है बहुत ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड ने कहा जब ये कंडीशन, ये पांचों छह कंडीशन जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन से डेवलपमेंट फेज शुरू होगा, उससे पहले क्या था, रिसर्च। ठीक है, इतनी बात डन है। चलो अभी कंडीशन क्या है सुनो। कंडीशन नंबर 1, आपको लगता है कि दिस इज टेक्नोलॉजिकली फीजिबल टू मेक इंटेंजिबल एसेट रेडी। आपको अब वो टाइम आ गया जब आपको लग रहा है कि हाँ यार ये जो चीज है ना ये अब ये बन के तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जैसे मेडिसिन है तो फॉर्मूला बन जाएगा, सॉफ्टवेयर है तो टेक्नोलॉजी बन जाएगी, कि हाँ यार ये टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, बन सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इससे पहले आपको खुद को क्लियर नहीं था कि भाई बनेगा या नहीं बनेगा, इसीलिए वो रिसर्च का फेज हो गया, वो नॉलेज का फेज हो गया, उसका सारा खर्चा P&L में चार्ज ऑफ होगा। ठीक है, पहली बात समझ आती है। सेकेंड, मैनेजमेंट हैज इंटेंशन टू कंप्लीट, मैनेजमेंट हैज इंटेंशन टू कंप्लीट इट।
मैनेजमेंट भी चाहती है कि हाँ हम इसे कंप्लीट करें। बहुत बार ऐसा होता है कि यार चलो रिसर्च करते 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 एक लेवल आ गया कि हाँ यार ये सॉफ्टवेयर बन सकता है या ये मेडिसिन बन सकती है या कोई और टेक्नोलॉजी बन सकती है, बट मैनेजमेंट ने कहा भैया अब हमारे पास और पैसे नहीं है इसको लगाने के लिए, हमारी इच्छा ही नहीं है, बंद करो इस काम को। तो उस समय वो सब खत्म हो गया। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा मैनेजमेंट की इंटेंशन होना भी जरूरी है कि मैनेजमेंट उसे कंप्लीट करना चाहती है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट कंप्लीट ही नहीं करना चाहती तो वो कभी बनेगा ही नहीं पूरा, और जब बनेगा नहीं तो उससे कुछ बने, उससे कोई आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा तो कुछ बिकेगा नहीं, या उससे आपको कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए टेक्नोलॉजी का फिजिबल होना जरूरी है, प्लस मैनेजमेंट की इंटेंशन होनी चाहिए कि मैनेजमेंट उसे कंप्लीट करना चाहती है जो भी उसमें काम बचा है। पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट के पास एबिलिटी है टू यूज द इंटेंजिबल एसेट, एबिलिटी टू यूज और सेल इंटेंजिबल एसेट जो उससे बनेगा। मैनेजमेंट कह रही है तुम बना तो दोगे बट इससे हमारा कोई फायदा तो है नहीं। आज की डेट में मान लो मैं कोविड वैक्सीन बना दूं तो उससे कुछ होगा? मेरे पे कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं है, मेरे पे कुछ नहीं है, मैं बना के करूंगा भी क्या फॉर्मूले को, बेच तो पाऊंगा नहीं कुछ, तो मेरे लिए तो बेकार है। तो स्टैंडर्ड कहते हैं यही, स्टैंडर्ड कहते हैं क्या जो चीज बना रहे हो बेच पाओगे उसे, क्या उससे फायदा ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, या उसे यूज करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तभी डेवलपमेंट फेज होगी, अदरवाइज नहीं है। फिर तो भैया आप पैसे खराब कर रहे हो, रिसर्च में लगा रहे हो, P&L में डाल दो। ठीक है, पॉइंट नंबर डी, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी जनरेटेड फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट। क्या भैया इंटेंजिबल एसेट से फ्यूचर में फायदा होगा? प्रोबेबल है, 50% से ज्यादा चांसेस है या नहीं है? देखो एक छोटी सी चीज याद रखना, जब भी कोई नई चीज बनती है ना, उसके होने ना होने के चांसेस, मतलब उससे फायदा होगा नहीं होगा, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, पता नहीं होता। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा अगर मैनेजमेंट को लगता है 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि हाँ इससे फायदा होगा, तभी डेवलपमेंट फेज शुरू करना। अगर मैनेजमेंट को लगता है नहीं यार बन तो जाएगा बट इससे कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट को, तो डेवलपमेंट फेज कभी नहीं आएगा, वो रिसर्च फेज रहेगा और आप उसे P&L में खर्चे को चार्ज ऑफ कर देना, आपको कैपिटलाइजेशन करना अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बजट अवेलेबल है, पैसे के साथ कोई चैलेंज नहीं है, जितना पैसा लगाना है लगाओ। देखो ना, अगर पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो जो भी रहा सहा काम है वो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो भैया कुछ होगा ही नहीं, फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए बजट की अवेलेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉस्ट शुड बी रिलायबली मेजरेबल। कॉस्ट शुड बी, अगर कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते तो किसको कैपिटलाइज करोगे? कॉस्ट को रिलायबली मेजरेबल रखना पड़ेगा। तभी जिस दिन ये सारी की सारी कंडीशन पूरी हो गई उस दिन डेवलपमेंट फेज शुरू होगा, उससे पहले नहीं होगा। जिस दिन आपको लग गया कि हाँ जी टेक्नोलॉजी भी सही है, मैनेजमेंट भी बनाना चाहती है, बेच भी लेगी उससे जो सामान बनेगा, फायदा भी होगा, बजट भी अवेलेबल है और कॉस्ट मेजर की जा सकती है, उस दिन के बाद से जो भी खर्चा होगा वो सारा डेवलपमेंट फेज में जाएगा और कैपिटलाइज होगा। उस दिन से पहले जो भी खर्चा होगा सारा का सारा P&L में चार्ज ऑफ होगा। लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए, अज्यूम कीजिए 1 अप्रैल 2019 को कोई सॉफ्टवेयर बनाने की शुरुआत करी। मान लो फेसबुक ने वर्चुअल स्पेस बनाने की शुरुआत करी, मेटा बनाने की शुरुआत करी कि हाँ हम सब कुछ वर्चुअल कर देंगे, उसका सॉफ्टवेयर बना रही है। मान लो 31/3/22 को जाके उन्हें कंफर्ट आया कि हाँ यार टेक्नोलॉजी तो पॉसिबल है, बन जाएगा। मैनेजमेंट भी सोचती है कि हाँ यार हम बनाएंगे इसे, मैनेजमेंट की एबिलिटी भी है, प्रोबेबल भी है कि फ्यूचर में फायदा होगा, बजट भी है, कॉस्ट को मेजर कर सकते हो। ये सारी कार्रवाई इस दिन शुरू हुई, तो आपने कहा ठीक है दिस इज माई कट ऑफ डेट एक तरीके से, और ये मान लो कंप्लीट हुआ 31/3/24 को। ठीक है, तो ये जो फेज होगा ये होगा रिसर्च फेज, ये जो होगा इसे कहा जाएगा डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट फेज। और जिस दिन ये कंप्लीट हो गया इस दिन ये कैपिटलाइज हो जाएगा और बुक में बन जाएगा इंटेंजिबल एसेट। जब ये डेवलपमेंट फेज में होगा तो ये बनेगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, और यहां पर बनेगा इंटेंजिबल एसेट। मान लो यहां पे खर्चा किया है 200 करोड़ का, यहां पे खर्चा किया है 250 करोड़ का, तो एडजस्टमेंट्स एंट्रीज क्या होंगी? यहां पे जो भी खर्चा किया है एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस में जाएगा 200 करोड़ रुपया, और एक्सपेंस कहाँ जाएगा? P&L में डेबिट, काम खत्म।
ये जो 250 करोड़ है जो डेवलपमेंट में किया है, अभी तो बन रहा है ना, तो ये इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में जाएगा 250 करोड़ रुपया। जैसे सिविप होता है वैसे ये होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। 31/3/24 को आप इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट कर दोगे 0 और सब कुछ उठा के डाल दोगे इनटेंजिबल एसेट में 250 करोड़। इसके बाद ये एसेट कैपिटलाइज हो गया, इसके बाद इसमें अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन लगना वगैरह शुरू होगा, इससे पहले कुछ नहीं होगा। इससे पहले यहां पर बन रहा था, डेवलपमेंट में था। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले एक बार जो खर्चा कैपिटलाइज कर दिया, बाद में उसकी डेवलपमेंट स्टेज शुरू हुई है तो इस खर्चे को मैं कैपिटलाइज कर दूं? द आंसर इज नो। एक बार जो चीज चार्ज ऑफ कर दी उसको आप दोबारा कैपिटलाइज नहीं कर सकते। मैं यहां पे लिख देता हूं, वंस एन एक्सपेंसेस कैपिटलाइज चार्ज ऑफ is charged off, it cannot be capitalized again, cannot be capitalized again। मान लो कोई सर्टिफिकेशन पेंडिंग था, गवर्नमेंट से कोई सर्टिफिकेशन नहीं आया था टेक्नोलॉजी के लिए, अगर आ जाता तो ये डेवलपमेंट फेज शुरू हो जाती। मान लो वो यहां पर आया, तो क्या इस फेज का कोई खर्चा जो मैंने चार्ज ऑफ किया है कैपिटलाइज कर सकता हूं? द आंसर इज नो। जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होंगी तब तक डेवलपमेंट फेज शुरू नहीं होगी। जिस दिन ये कंडीशन पूरी हो गई उसके बाद डेवलपमेंट फेज है, आप कैपिटलाइज कर सकते हो, बट इससे पहले आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते दोस्त। इससे पहले रिसर्च फेज होगी, आपको खर्चे को चार्ज ऑफ करना पड़ेगा, और एक बार जो चीज चार्ज ऑफ कर दी उसको आप दोबारा कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ आती है बात? चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल कराता हूँ, आओ जरा देखो। ICAI से लिया हुआ एग्जाम्पल, ड्यूरिंग 20X1X2 an enterprise incurred cost to develop and produce a routine low risk computer software product। इस साल में कंपनी क्या चाह रही है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना चाह रही है। हमने कहा ठीक है। फेज 1 कंपनी ने क्या किया? डिटेल प्रोग्राम बनाया, डिजाइन बनाया। फेज 2 कोडिंग करी, टेस्टिंग करी। फेज 3-4 कोई और कोडिंग करी, यहाँ टेस्टिंग करी, फिर प्रोडक्ट मास्टर वगैरह बनाए, पैकिंग वगैरह करी। दिस फेज 5, फेज 6। तो पहले फेज 1 हुआ, फिर फेज 2, फिर फेज 3, फिर फेज 4, फिर फेज 5, फिर फेज 6। इसका मतलब यही होता है, फेजेस में काम हुआ है ना, इतना इतना मैंने खर्चा किया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट द प्रोडक्ट इज टेक्निकली फीजिबल फॉर द मार्केट। फेज 2 के बाद पता लगा है कि भैया प्रोडक्ट फीजिबल है, फेज 2 से पहले पता ही नहीं था। तो ये तो क्लियर है कि भैया फेज 1 और फेज 2, अगर मैं बोलूं फेज 2 के बाद पता लगा है, तो यहां तक का जो हिस्सा है ये तो रिसर्च है, क्योंकि जब तक ये टेक्निकली फिजिबल नहीं है, मैं मान रहा हूं बाकी कंडीशन पूरी हो गई होगी। आई एम अज्यूमिंग कि बाकी पांचों कंडीशन पूरी हो गई होगी, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। अज्यूमिंग ऑल अदर 5 कंडीशन आर कंप्लीटेड, ठीक है। एंड फेज 2 पे कंडीशन कंप्लीट हुई है टेक्निकल फिजिबिलिटी की, तो नाउ यू विल से अप टू फेज 2 क्या है जी? रिसर्च फेज। आफ्टर फेज 2 इट इज डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज में कितना खर्चा किया? 90,000 रुपया। कहाँ जाएगा भाई? P&L में। ये कितना है? टोटल कर लो जरा, 7190, रुको मैं एक बार कर लेता हूँ, 63,000, 18,000 प्लस 19,500 प्लस 16,500, कितना आ गया? 1,17,000। ये डेवलपमेंट फेज का खर्चा है। बट अब इसमें भी ना एक छोटी सी चीज दी है, उससे मालूम है क्या? पैकिंग द प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था पीपी के टाइम पे पैकिंग कॉस्ट कभी कैपिटलाइज नहीं होती। पैकिंग कॉस्ट जो है ना, बनाने का खर्चा नहीं होता, वो तो सामान बन गया उसको पैक करने का खर्चा है। तो ये इंटेंजिबल एसेट को बनाने का खर्चा नहीं है, ये तो जो आउटपुट बन गया उसे पैक करने का खर्चा है, तो आप इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। 105,500 ये आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, ये कैपिटलाइज होगा। 16,500 आपका P&L में जाएगा एज एक्सपेंस। ये तो पैकिंग का खर्चा है ना, पैकिंग तो भैया सामान बन गया उसके बाद होता है ना, एक बार एसेट बन गया उसके बाद उससे सामान बना, फिर सामान की आपने पैकिंग करी, तो वो आपका कैपिटलाइज नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रिसर्च फेज समझ आ गया, डेवलपमेंट फेज समझ आ गया और इसका ट्रीटमेंट समझ आ गया। मैं इसे लिखा देता हूं एक बार, देखिए जरा। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिसर्च फेज इज चार्ज टू P&L, ठीक है। रिसर्च फेज कब से कब तक होती है? रिसर्च फेज इज फ्रॉम बिगिनिंग अप टू स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट फेज।
डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट फेज की स्टार्ट तक होती है, उसके बाद डेवलपमेंट फेज शुरू हो जाती है। तो मैंने क्या कहा, मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया आपके लिए, यहाँ पे अगर आपने कोई काम शुरू किया है, यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट फेज शुरू हो रही है, यहाँ पे कैपिटलाइज हो रहा है एसेट, एसेट कैपिटलाइज मतलब एसेट रेडी टू यूज हो गया, ठीक है जी। यहां तक, सिर्फ यहीं तक होगी डेवलपमेंट फेज, याद रखना, सिर्फ यहीं तक होगी डेवलपमेंट फेज, और 1 अप्रैल से लेके डेवलपमेंट फेज की स्टार्टिंग तक ही होगी रिसर्च फेज। दिस इज रिसर्च, दिस इज डेवलपमेंट। यहां पे डेवलपमेंट, रिसर्च खत्म, यहां पे डेवलपमेंट खत्म, इसके बाद एसेट कैपिटलाइज हो जाता है, उसके बाद आप खर्चे कैपिटलाइज नहीं करते हो, तभी करते हो जो आपके एसेट की एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। करेक्ट, इतनी बार डन है। तो यहां पर जो खर्चा था ना, ये पैकिंग वाला, ये पैकिंग वाला खर्चा कैपिटलाइजेशन के बाद का है। मतलब यहां पे आपकी क्या हुआ, कैपिटलाइज हो गया, इसके बाद आपने इससे सामान बनाया, सामान बना के उसे पैक किया, तो डेवलपमेंट फेज खत्म हो चुका है, इसके बाद का खर्चा कैपिटलाइज नहीं करोगे, इसलिए वो खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया था। चलो यहां पे देखो, डेवलपमेंट फेज स्टार्ट्स when all the conditions are met and ends when asset is ready to use, और दूसरे शब्दों में आप इसे बोलते हो कैपिटलाइज कर दिया। नो एक्सपेंस आफ्टर एसेट इज रेडी टू यूज, या इसको ऐसे लिखो, एक्सपेंस आफ्टर asset is ready to use is capitalized only if it increases the capacity of asset significantly, जो पीपी के अंदर कंडीशन थी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। और यहां पर एक्सपेंस ऑफ डेवलपमेंट फेज इज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा। पेपर में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन की वर्डिंग से पता लग जाएगा कब डेवलपमेंट फेज शुरू हो रहा है, कब आपका रिसर्च फेज खत्म हो रहा है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां पर अपन इस वीडियो को विराम चिन्ह देंगे। यहां पर अपना ना दूसरा जो पार्ट मुझे समझाना था, सेल्फ जनरेटेड एसेट के केस में एक तो गुडविल मैंने बता दिया कि जी आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, रिसर्च फेज डेवलपमेंट फेज मैंने बता दिया। अब मैं आपसे तीसरे पॉइंट की बात करूंगा विच इज रिलेटेड टू अमोर्टाइजेशन, यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आपसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस स्टैंडर्ड की हमें पता होनी चाहिए, विच इज अमोर्टाइजेशन रिलेटेड चीजें, यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। छोटा टॉपिक है बट दिस इज द ओनली टॉपिक जो हमें और पता होना चाहिए, इसके अलावा बाकी जो भी बचेगा वो ब्रॉडली अपने पास AS10 से सिमिलर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आ जाओ, तो हम तीन चीजों को एक साथ कवर करेंगे, विच इज अमोर्टाइजेशन, सेकेंड इज यूजफुल लाइफ एंड थर्ड इज रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी, तीनों चीजें एक साथ आएंगी अपने पास। पहले बात करता हूं यूजफुल लाइफ की। देखो, यूजफुल लाइफ होता है कि कितने समय तक एसेट चलेगा, उससे आप कितना यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई पेटेंट लिया है 5 साल के लिए, तो 5 साल यूज कर सकते हो ना, काम खत्म। आपने कोई फ्रेंचाइजी ली है 3 साल के लिए, 3 साल यूज कर सकते हो, उसके बाद तो नहीं। यूजफुल लाइफ कितना समय यूज कर सकते हो, कितना समय वो आपको प्रोडक्शन देगा, कितना समय आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं, दैट इज यूजफुल लाइफ इन सिंपल वर्ड्स। अब जब यूजफुल लाइफ की बात आती है ना, तो बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स की यूजफुल लाइफ डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 3 साल चलाओगे, 4 साल चलाओगे, 5 साल चलाओगे, 10 साल चलाओगे? नहीं पता। मानते हो? पता नहीं पता। फ्रेंचाइजी की यूजफुल लाइफ पता है बट इसकी नहीं पता, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड की बात सुनो। स्टैंडर्ड कहता है यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट मे बी लॉन्ग, लंबी हो सकती है बट इट इज ऑलवेज फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं हो सकती भाई। 2 साल हो सकती है, 4 साल हो सकती है, 8 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, 15 साल तक हो सकती है, 30 साल भी हो सकती है, बट फाइनाइट होगी। ये नहीं बोलोगे कि भैया बस जब तक है जा चलता रहेगा, ऐसे नहीं बोलोगे। इनफाइनाइट नहीं हो सकती।
एएस मना करता है, जबकि इंड एस जब आप फाइनल में जाके पढ़ोगे ना वो बोलता है कि कुछ की इनफाइनाइट भी हो सकती है। डिफरेंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं हमेशा फाइनाइट रहेगी, किसी की भी इनफाइनाइट नहीं होगी, चाहे गुडविल ही क्यों ना हो, हर एक की फाइनाइट होगी। लाइन समझ आई? पॉइंट नंबर बी, एज पर एएस 26 मैक्सिमम यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स। ये जनरल प्रिजम्पशन है, ये जनरल प्रिजम्पशन है, अजम्पशन बोल लो। एएस 26 कहता है कि अगर आप यूजफुल लाइफ नहीं निकल पा रहे हो तो 10 साल ले लो, इससे ज्यादा मत लेना। 10 साल ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 से ज्यादा मत लेना, 10 से ज्यादा अलाउड नहीं करूंगा। बट इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं, अगर आप प्रूफ कर दो कि 10 से ज्यादा लाइफ हो सकती है। दिस इज अ assumption which is given by AS 26, but this is rebuttable. This assumption can be rebutted मतलब आप ये बोलो कि इसे इग्नोर किया जा सकता है, कैन बी रिमूव ऐसे बोल लो चलो, और ओवर रिटन, इसको ओवरराइड भी कर सकते हो आप। इफ इट कैन बी प्रूव्ड दैट यूजफुल लाइफ इज हायर। अगर आप प्रूफ कर सकते हो तो भैया ले लो हायर, किसने रोका है। बट नहीं कर सकते तो 10 साल से ज्यादा मत लेना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जहां पे मैं प्रूफ कर देता हूं कि जी हायर हो सकती है। एग्जांपल, मैंने एक फ्रेंचाइजी ली, मैंने क्या किया, मैंने ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की भैया 15 साल की फ्रेंचाइजी ले ली। 15 साल की फ्रेंचाइजी ले ली, उसके लिए मान लो मैंने 1.5 करोड़ रुपए पे किया, करेक्ट। तो 1.5 करोड़ का मेरा एसेट हो गया। यूजफुल लाइफ कितनी होगी भाई? 15 साल। क्यों? मैंने 15 साल की फ्रेंचाइजी ली है, मुझे तो पता है ना 15 साल चलेगा, इसीलिए तो ली है। तो यहां पर यूजफुल लाइफ आपकी ज्यादा होगी। सेम वे में मान लो आपने कोई लाइसेंस लिया है 20 साल का, 25 साल का, ज्यादा हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास कुछ और बेसिस नहीं है, कोई और प्रूफ नहीं है, तो 10 साल से ज्यादा मत लेना। 10 साल से ज्यादा तभी यूज लेना यूजफुल लाइफ जब आप प्रूफ कर सकते हो, यू हैव अ परसुएसिव एविडेंस टू स्टेट कि भैया 10 साल नहीं ज्यादा लाइफ है, अदरवाइज 10 साल ही लेना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे, और कुछ नहीं है। तो ये तो हो गई जी यूजफुल लाइफ की बात। अब याद रखना यूजफुल लाइफ देखो दिन में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है, आउटपुट में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है कि जी इतने घंटे ये सॉफ्टवेयर चलेगा, इतनी डोसेज इस वैक्सीन की जा सकती है, इतने लोगों को हम इंजेक्ट कर सकते हैं, इतनी गाड़ियां इससे चल सकती। तो यूजफुल लाइफ किसी भी टर्म्स में हो सकती है। इट कैन बी इन आवर्स, इट कैन बी इन आउटपुट, इट कैन बी इन डेज, इट कैन बी इन ईयर, किसी में भी हो सकती है। जैसे क्वेश्चन देना चाहे उसमें होगा, आप और मैं मना नहीं करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर सी लिख लो, यूजफुल लाइफ कैन बी इन आवर्स, कि सर ये सॉफ्टवेयर इतने घंटे ही चल सकता है, इसके बाद क्रैश हो जाएगा। कैन बी इन डेज या मंथ्स, जी हमने इतने महीने की फ्रेंचाइजी ली है। कैन बी इन आउटपुट, मैंने भैया आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, राइट किया, वो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं 50,000 यूनिट बनाऊंगा आपकी मशीन से, ये आपने मुझे राइट दे दिया, तो ठीक है, राइट इज अ इंटेंजिबल एसेट, आउटपुट के बेस पे 50,000 आउटपुट बनाऊंगा, तो यूजफुल लाइफ है 50,000। तो कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, आप और मैं मना नहीं करेंगे। पहली बात तो ये हो गई, स्वाहा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू भी ना बड़ी मस्त है इसकी। देखो रेजिडुअल वैल्यू, एक छोटी सी बात सोचो, मशीन को तो बेच के कबाड़ा मिल जाएगा, स्क्रैप में बेच लोगे, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर को कहाँ बेचोगे यार, नहीं बेच पाओगे ना। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है जनरल प्रिजम्पशन, रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी भाई? 0। जनरल प्रिजम्पशन ये है कि रेजिडुअल वैल्यू 0 ही होगी, बट if you have a third party commitment, if there is a third party commitment मतलब किसी ने, सामने वाले ने बोला है कि मैं आपसे आपका इंटेंजिबल एसेट खरीद लूंगा और उसके बदले इतने पैसे दूंगा, तो रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। बट इफ देयर इज अ थर्ड पार्टी कमिटमेंट टू purchase intangible asset at X price at end of its useful life,
यूजफुल लाइफ, और देयर इज एन एक्टिव मार्केट, देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर इंटेंजिबल एसेट। मान लो कि एक थर्ड पार्टी ने मुझे बोला है कि मैं आपसे सॉफ्टवेयर खरीद लूंगा, मान लो 10 लाख रुपए का खरीद लूंगा 5 साल के बाद, तो मेरे लिए रेजिडुअल वैल्यू हो जाएगी वो 10 लाख रुपए। या एक एक्टिव मार्केट है, मार्केट में बेच सकता हूं मैं सॉफ्टवेयर, जैसे शेयर बेच सकते हो, मान लो वैसे बेच सकते हो, तो ले लेना। ये जनरली बहुत रेयरली मिलेगी एक्टिव मार्केट, एग्जाम में भी मुझे लगता नहीं कोई एक्सपेक्टेशन है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कमिटेड प्राइस मिल जाए कि इतने रुपए में वो खरीदेगा, तो इन दैट केस रेजिडुअल वैल्यू विल बी द जो प्राइस उसने कमिट किया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बट जनरल प्रिजम्पशन यही रहेगी कि जीरो है, बिकेगा नहीं, बट अगर कोई खरीदने को तैयार है तो वो ले लेना, नहीं तो अगर कोई एक्टिव मार्केट है जहाँ बेच सकते हो तो वो प्राइस ले लेना, अगर क्वेश्चन दे दे तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट है जी अमोर्टाइजेशन। यहां पर याद रखना डेप्रिसिएशन नहीं होता, यहां पर होता है अमोर्टाइजेशन। अगर पीपीई होता है ना तो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है, और अगर इंटेंजिबल एसेट है ना तो अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है। पीपीई है तो डेप्रिसिएशन, और अगर इंटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन। मीनिंग वही है, इट इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ। वही जैसे अभी तक करते आ रहे थे, डेप्रिसिएशन वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो वहां पे डेप्रिसिएशन बोलते थे, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। मेथड वही लगेंगे, एक एसएलएम मेथड। अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो अपने पास 3 मेथड थे जो हमने पीपी जब पढ़ा था, तब भी 3 थे, अब भी 3 है। एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूओपी मतलब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, बट फिर आप बोलो कि सर फिर आपने कराया क्यों? इसका रीजन था एक। देखो, ये सब चीजें एक तरफ, एक सिंपल लाइन में एक चीज बताता हूँ। जब आप बात करते हो ना इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन की, तो जैसे जैसे उससे आउटपुट जनरेट होगा, जो जैसे जैसे उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, मैं उस रेशो में अमोर्टाइज करता हूँ। देखो, अगर कुछ नहीं दिया तो एसएलएम ही करूंगा, ये बात तो बहुत क्लियर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो मैं एसएलएम करूंगा। बट यहाँ पर ना एक टिपिकल केस इंस्टीट्यूट आपसे पूछ लेता है जहां पर वो आपको आउटपुट देता है या इकोनॉमिक बेनिफिट की रेशियोज देता है, तो आपको उस रेशो के अंदर अमोर्टाइज करना पड़ता है। व्हाट आई एम सेइंग, अमोर्टाइजेशन विल be done on SLM basis if nothing mentioned। कुछ नहीं दिया SLM पे डेप्रिसिएशन लगा देना। पॉइंट नंबर 20, आउटपुट बेसिस और इन बेसिस या फिर रेशियो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट कि मुझे जैसा जैसा फ्यूचर में फायदा आएगा मैं उसमें अमोर्टाइज कर दूंगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, देखिए जरा एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया है, आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया है। कितने रुपए का परचेज किया है दोस्त? मान लो 10 लाख रुपए का। इससे क्या होगा? इट विल हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट है ना वो विल गिव बेनिफिट, विल गिव फॉलोइंग कैश फ्लो। मान लो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 साल चलेगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1 पे वो कैश फ्लो देगा आपको 1 करोड़ रुपए, यहाँ पे देगा 3 करोड़ रुपए, यहाँ पे देगा फिर 1 करोड़ रुपए। आपसे पूछा गया अमोर्टाइज करो, तो अब आप मालूम है क्या बोलोगे? अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर मैं तो इसे एसएलएम पे अमोर्टाइज कर देता हूँ। क्या 10 लाख का एसेट है, 3 साल की जिंदगी है, तो हर साल कितना हो जाएगा? 3,33,333। इतना इतना डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लगा देता हूँ। नहीं भाई, रेशियो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, और दूसरे शब्दों में कैश फ्लो। क्या है कैश फ्लो? ये इसकी रेशियो क्या है? 1:3:1, इसमें बांटो। तो जो आपका अमोर्टाइजेशन होगा ना वो एसएलएम नहीं होगा भाई यहाँ पर, क्योंकि आपको उसने कैश फ्लो दे दिया, इकोनॉमिक बेनिफिट दे दिया। तो ये मत करना, यहां पर आप बोलोगे सर 10 लाख रुपए का है कॉस्ट, इसको मैं इस रेशो में बांटूंगा 1:3:1 में, तो ये हो जाएगा 1/5, 2 लाख। यहां पे आ जाएगा 10 लाख इंटू 3/5 इक्वल टू 6 लाख, 10 लाख इंटू 1/5 इक्वल टू 2 लाख।
ऐसे आपका डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन लगेगा, याद रखना। पीपी के केस में जनरली ऐसा कभी नहीं मिलेगा। पीपी के केस में आपको कैश फ्लोज ऐसे नहीं मिलने वाले। पीपी के केस में या तो एसएलएम फॉलो होता है, 95% जगह पे आपको एसएलएम देगा, कहीं पे डब्ल्यूडीवी दे देगा। बट व्हेन इट कम्स टू आपका इंटेंजिबल एसेट, तो वहाँ पे या तो एसएलएम देगा या आउटपुट बेसिस देगा या रेशोज देगा आपको कैश फ्लोज की या इकोनॉमिक बेनिफिट की। तो आपको उस रेशो में बांटना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने अमोर्टाइजेशन का टॉपिक पिक किया। इतनी बात क्लियर है? एक और चीज यहाँ पे लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूँ। चेंज इन मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन, चेंज इन मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन का मेथड का चेंज क्या होता था? चेंज इन एस्टिमेट या चेंज इन पॉलिसी? चेंज इन एस्टिमेट होता था प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट, मतलब फ्यूचर के लिए चेंज करते हो, करेक्ट। यहाँ पे भी यही होगा। चेंज इन मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन इज अ चेंज इन एस्टिमेट। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। एंड विल हैव फ्यूचर इंपैक्ट ओनली, एंड will affect future years क्या? amortization। चलो एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, आओ जरा। डेट इज, इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बता देता हूँ, पहले रुको। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करो, ऑन डेट ऑफ चेंज ऑफ मेथड, चेंज ऑफ मेथड, पहले आप उस दिन की कैरिंग वैल्यू निकाल लो। कंप्यूट कैरिंग वैल्यू ऑफ डेट डेट, कैरिंग वैल्यू ऑफ डेट डेट। उसके बाद जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसमें इस कैरिंग वैल्यू को क्या कर दो, अमोर्टाइज कर दो। डेप्रिसिएशन में भी तो ऐसे ही करते थे, पीपी में भी तो यही करते थे। मान लो पहले आपका जिंदगी थी 10 साल, 10 साल 3 साल निकल गए, अभी 7 साल बची है, बट अब आपने उसे चेंज कर दी 5 साल में। तो आप क्या करते थे, 3 साल के एंड की जो भी कैरिंग वैल्यू बचती थी वो अगले 5 साल में अमोर्टाइज कर देते थे, डेप्रिशिएट कर देते थे। यही करते थे, अभी भी यही करेंगे, करेक्ट। चलो एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए जरा, हमने कहा स्विफ्ट लिमिटेड एक्वायर्ड अ पेटेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹80 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर एंड अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल्सो 5 ईयर। 5 साल के लिए उसने लिया कि भैया 5 साल में इसे हम अमोर्टाइज कर देंगे, 5 साल के अंदर इसकी यूजफुल लाइफ है और इसकी कॉस्ट 80 लाख रुपए। द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड अमोर्टाइजिंग द एसेट एट 10 लाख रुपीज पर एनम। कंपनी ने कॉस्ट को क्या किया, कैपिटलाइज किया और 10-10 लाख रुपए करके अमोर्टाइज करना शुरू किया। The company had amortized the patent at 10 lakh rupees per annum for the first 2 years on the basis of economic benefits derived from the product under the patent। मैंने बोला था जितनी रेशियो में जिस तरीके से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है उस तरीके से आप अमोर्टाइज करते हैं। तो एक बार यहां तक की कहानी रोक दो, यहां तक की कहानी को कंक्लूड करते हैं। हमने कहा इनिशियली यू कैन से एसेट वाज एक्वायर्ड, कितने रुपए पे आपने लिया है, 80 लाख रुपए पे आपने लिया है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट वाज एक्वायर्ड इतना। तो डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, अमोर्टाइजेशन फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स 10-10 लाख रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन लगा दिया होगा। तो कैरिंग वैल्यू कितनी बची होगी, 60 लाख रुपया, ठीक है। आप एक काम करें, इसको ऐसे समझे, इसको यहाँ से नहीं, इसको टाइमलाइन से समझ लो और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये लो, यहाँ पे आपने ईयर 0 है, यहाँ पे एसेट परचेज किया है 80 लाख रुपए, ठीक है। ये ईयर 1 गया, 10 लाख रुपए का अमोर्टाइजेशन किया, ये ईयर 2 गया, फिर 10 लाख रुपए का अमोर्टाइजेशन किया। तो अब कितनी कैरिंग वैल्यू बची होगी, 80 लाख में से 10-10 20 लाख रुपए अमोर्टाइज हो गया, तो 60 लाख रुपीज कैरिंग वैल्यू बची होगी। अब ये कहानी समझ आती है आपको, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 2 ईयर इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मे कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर। 2 साल के बाद पता लगा कि अरे 5 साल और काम हो जाएगा, मतलब जो आपकी जिंदगी थी पहले 5 साल की वो बढ़ गई। देखो 5 में थे 2 साल पूरे हो गए थे, तो अब बचे थे 3 साल। कंपनी का 3 नहीं 5 साल चलेगा, 3 को चेंज कर दिया, 5 साल कर दिया, यूजफुल लाइफ ही चेंज कर दी। तो यहाँ पे लिख लो, चाहे डेप्रिशिएशन मेथड चेंज हो या यूजफुल लाइफ में चेंज हो या रेजिडुअल वैल्यू में चेंज हो या अमोर्टाइजेशन के मेथड में चेंज हो, सब में एक ही हिसाब किताब है भाई, सभी चेंज इन एस्टिमेट होते हैं, करेक्ट। तो अब आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल, करेक्ट। तो जब आप ईयर 2 के एंड पे खड़े होगे तो अब आप बोलोगे कि जो हमारी कैरिंग वैल्यू इतनी हो गई, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रहेगी अब 5 साल। तो ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में, ईयर 6 और 1 साल और बचेगा ना यहां पर, ईयर 7, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7। अब इतने में आपको इसे डेप्रिशिएट करना है।
द नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द 5 years आर इतना 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 एंड इतना, 5 साल में इतना इतना कैश फ्लो मिलेगा। क्या बात है। मैंने कहा ईयर की अगर मैं बात करूं तो ईयर 3rd 4th 5th 6th 7th कैश फ्लो कितना मिलेगा, 36 लाख, 46 लाख, 44 लाख, 40 लाख एंड 34 लाख, टोटल मिलेगा 2 करोड़ रुपया। ठीक है, आपको बोला गया है आगे फाइंड आउट द अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ द पेटेंट फॉर ईच ऑफ द 5 years। आपको अमोर्टाइजेशन की अमाउंट बतानी है कि भैया कितनी कितनी होगी, निकाल लो। चलो देखो 60 लाख को आपको इन सालों में क्या करना था, अमोर्टाइज करना था। मानते हो मेरी बात? मैंने कहा था आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, ये दे दिया, तो इसकी रेशो में 60 लाख को अमोर्टाइज कर दूं। करेक्ट, मानते हो बात? तो अमोर्टाइजेशन कितना आ जाएगा? तो पहले तो चाहो आप रेशो निकाल लो। यहां पे एक आपने कहा सर हम रेशो निकाल देते हैं। रेशो क्या हो गई, 36 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 200 लाख, 0.18। और अमोर्टाइजेशन कितना हो जाएगा, 60 लाख इंटू में 0.18 इक्वल टू 10,80,000। या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो ये समझ लो 10 लाख इंटू में 36 अपॉन में 200। रेशो में बांट दिया ना, 36 46 844 40 और 34 की रेशो में बांट दिया। ऐसे कर लो, नहीं तो रेशो से कर लो, जैसे आपका दिल करे वैसे कर लो। नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, 60 लाख इंटू में 46 अपॉन 200। अगले साल का क्या हो जाएगा, 60 लाख इंटू में 44 लाख अपॉन में 200 लाख। फिर 60 लाख इंटू में 40 लाख अपॉन में 200 लाख। चाहे तो यहाँ पे ऐसे कर लो, आपकी इच्छा है, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है, 0.23। तो 60 लाख इंटू में 0.23 इक्वल टू 13,80,000। आंसर सेम ही आएगा। तो बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा, 60 लाख को मैं इकोनॉमिक बेनिफिट की रेशियोज में बांट रहा हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा। पहले 2 सालों का अमोर्टाइजेशन उसने मुझे निकाल के दिया, 10-10 लाख 10-10 लाख। अगले आने वाले 5 सालों का उसने मुझे कैश फ्लो दे दिया। मैंने कैश फ्लो की रेशियो में 60 लाख रुपए को बांट दिया और कुछ नहीं किया। इतनी बात समझ आती है? ये चीज क्लियर है? तीसरे साल का कितना आ जाएगा, तीसरे साल का भी मैंने निकाल लिया, 13,20,000। चौथे साल का आ जाएगा 12 लाख और यहाँ आ जाएगा 10,20,000। ये तो हो जाएगा अमोर्टाइजेशन का अमाउंट। और WDV कितनी आएगी, देखो 60 लाख का एसेट था, 60 लाख में से आपने इतना डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कितना बचा, 60 लाख माइनस 10,80,000, 49,20,000 बच गया। अगले साल फिर इतना डेप्रिसिएशन लगा दिया 13,80,000 रुपए का, तो कितना बच गया, 35,40,000। फिर अगले साल 13,20,000 का आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कितना बच गया, 222,000। फिर लगा दिया आपने 12 लाख का डेप्रिसिएशन, 10,20,000। फिर 10,20,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, आ गया 0। इतनी बात समझ आई? इस तरीके से आपके डेप्रिसिएशन आएंगे। मैं एक बार ICA का सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ आपको, आप वैसे करके क्लोज कीजिएगा। आइए जरा, ये देखिए, पहले साल का अमोर्टाइजेशन, दूसरे साल का अमोर्टाइजेशन इतना हो गया, इसके लिए ठीक है, ओके। फिर आगे आने वाले सालों में 10,80,000 ये सारे अमोर्टाइजेशन आ गए, ये रेशो निकाल दी। ठीक है, आप चाहे रेशो निकाल के कर लो, दोनों तरीके आपके लिए करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो रेशो निकाल के कर लो, नहीं तो मैंने जैसे बांटा था ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आंसर सेम ही आएगा। बट लास्ट में ना एक ये जरूर निकाल के दे देना, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ना अमोर्टाइजेशन कॉस्ट की थी, तो वो ये निकलवाना चाहता था आपसे, बट ICA ने निकाला नहीं है। बट आप निकाल सकते हो, आपको समझ आ गया कैसे निकालना है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, डन है। चलिए जी, देखिए अपन लोगों ने ना, मैंने आपको बोला था 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तीनों चीजें हमने बात कर ली। अब बाकी ऐसे टॉपिक्स हैं जो या तो थ्योरी टॉपिक्स हैं या MCQ के टॉपिक्स हैं, या ऐसी चीजें हैं जो AS10 में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब वो सारी ऐसी चीजें हैं, तो अब आप चाहो तो आप स्टडी मटेरियल ओपन करके एक बार क्विकली रीड भी कर सकते हो, ये एक ऑप्शन आपके पास है। नहीं करना चाहते ऐसा, तो मैं देखो, मैं तो लिखवाऊंगा ही सब कुछ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सारी चीजें कराना, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता कभी, तो मैं तो सब कुछ लिखवाऊंगा। हाँ, उतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी चीजें कवर होंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें लिखवाता हूँ, आप आराम से लिखते जाइए। ठीक है, चाहो तो वीडियो को 2x पे रन करके प्ले कर लेना और क्विकली लिख लेना। ठीक है, इतने कुछ इंपॉर्टेंट वो ऐसा नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा टिपिकल कुछ आएगा, बट हाँ, मैं अपनी तरफ से आपको पूरा एक बार करा देता हूँ। ठीक है, आइए जरा, अब यहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स बेसिकली अब मैं पूरा का पूरा एक तरीके से आपको चैप्टर लिखवा रहा हूँ कि क्या क्या है इस चैप्टर में। पॉइंट नंबर 1, स्कोप।
जी देखो, AS26 किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। AS26 is not applicable on following asset, is not applicable on following asset। कौन कौन से ऐसे एसेट है, आइए जरा देखते हैं। पहला है जी इंटेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। क्यों? अब जैसे मान लो HP है, डेल है, डेल का काम क्या है? सॉफ्टवेयर बेचना, वो सॉफ्टवेयर बनाता है, बेचता है। इंटेल है, आपको जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो बेचता है। तो इन दैट केस उनका मेन काम क्या है भैया? ये बनाना और बेचना। इंटेंजिबल एसेट्स भी बेच रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बेच रहे होते हैं, मल्टीपल चीजें। तो वो उसके लिए ना इन्वेंट्री है, वो उसके लिए इंटेंजिबल एसेट नहीं है। उसकी अकाउंटिंग AS2 बताएगा। AS2 बताता है कोई भी एसेट जो आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखा है वो AS2 होता है, वो इन्वेंट्री होता है बेसिकली। सेकेंड है दोस्त डेफर टैक्सेस। डेफर टैक्सेस भी इसके कवरेज से बाहर है क्योंकि उसके ऊपर AS12 लगता है। थर्ड है जी लीजेस। लीजेस भी क्या है? एक राइट मिला हुआ है आपको, बट इसकी अकाउंटिंग सिंस AS19 बताता है, इसीलिए ये भी इसके स्कोप से बाहर हो जाता है। एंड फोर्थ इज गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन, गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन। तो उसकी अकाउंटिंग आपको AS14 बताएगा, तो जब आप AS14 पढ़ेंगे ना वहां पे देख लेना। ठीक है जी, इसकी अकाउंटिंग AS14 बता देता है, तो वहां देख लीजिएगा। करेक्ट, ये बात समझ आती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर E, बहुत सारे एसेट है जिनके ऊपर नहीं है एप्लीकेबल भाई। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे डेटर्स वगैरह हो गए, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो गई, फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर नहीं लगता। पॉइंट नंबर F, कोई ऑयल या नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लोरेशन होता है, रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन, उससे रिलेटेड अगर कोई राइट है तो उस पर भी नहीं लगता, रिलेटेड राइट्स पे नहीं लगता। ठीक है जी। तो ब्रॉडली ये वो एसेट्स है जिनके ऊपर AS26 नहीं लगने वाला, ये इनके कवरेज से बाहर है। इतनी बार डन है जी। चलो आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है अपने पास जी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, तो अगर आपको याद हो तो अकाउंटिंग में देखो दो हिस्से होते थे, एक होता था इनिशियल रिकॉग्निशन, एक होता था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। करेक्ट, यही था, याद आता है कुछ? एक था इनिशियल रिकॉग्निशन, PP याद करो। इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब जब आप उसे इनिशियली बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करते हो, पहली बार बुक्स में लिखते हो, तो आप उसे रिकॉर्ड करते हो जी कॉस्ट के ऊपर। और जब आप बात करते हो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किसके ऊपर करते थे? PP किस किस के ऊपर था? PP के लिए दो मॉडल आपके पास अवेलेबल थे, वन इज रिवैल्यूएशन मॉडल एंड सेकेंड इज कॉस्ट मॉडल। यही था, याद आता है? कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। सेम यहाँ पर भी है, कोई फर्क नहीं है। जैसे रिवैल्यूएशन मॉडल वहां पढ़ा था कि फर्स्ट टाइम गेन में क्या अकाउंटिंग होगी, फर्स्ट टाइम लॉस में क्या अकाउंटिंग होगी, जब सब्सिक्वेंट गेन लॉस बुक कर, गेन लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन पे तो क्या होगा। कॉस्ट मॉडल पे आपने पढ़ा था कॉस्ट माइनस में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हो जाता है एक्युमुलेटेड इम्पेयरमेंट। सब सेम है, कुछ फर्क नहीं है। करेक्ट। अब अगर मैं चलो इनिशियल रिकॉग्निशन पे थोड़ी सी आपसे और चर्चा कर लूँ, बस याद दिला रहा हूँ आपको चीजें, कुछ नहीं कर रहा मैं। इनिशियल रिकॉग्निशन, तो मैंने कहा था कॉस्ट कैसे निकलती है, तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि एसेट कैसे आएगा। एसेट या तो आप परचेज करोगे, कैसे आएगा देखो, या तो एसेट परचेज होगा, या कंस्ट्रक्ट होगा, या एक्सचेंज होगा। या तो परचेज होगा, आप परचेज करके लाओगे, या आप उसे कंस्ट्रक्ट करोगे, खुद बनाओगे, या आप उसे क्या करोगे जी, आप उसे एक्सचेंज में लेकर आओगे कि एक एसेट के बदले में दूसरा एसेट लेकर आ गए, या आपको गवर्नमेंट ग्रांट की फॉर्म में मिल जाएगा, गवर्नमेंट दे देगी। यही था। परचेज के केस में जिस रेट पे खरीदा है भाई, वो आपका क्या हो जाता है जी, बेसिकली कॉस्ट हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ तो यहाँ पे होता था परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट प्लस DRC होता था वहां पे, डी कमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन लायबिलिटी। जनरली यहाँ पे DRC होगा नहीं, तो DRC की बात नहीं करूंगा। तो बेसिकली दो ही चीजें हो गई यहाँ पर, परचेज प्राइस और डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट। परचेज प्राइस मतलब कितने में खरीदा है। अगर आपको याद हो तो वहां पे मैं बोलता था कि अगर कोई क्रेडिट है तो अगर उसका रिफंड मिल रहा है, या क्रेडिट टैक्स है कोई, उसका अगर क्रेडिट मिल रहा है तो वो आप इंक्लूड नहीं करते थे। याद आता है कुछ? इसके अलावा DAC क्या था, डायरेक्टली एक्विजिशन कॉस्ट, कि अगर आपने खरीदा है और इंस्टॉलेशन वगैरह में कुछ खर्चा पे किया है तो डेट इज डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट। तो अगर कुछ ऐसा है तो वो आ जाएगा। करेक्ट।
कंस्ट्रक्शन, अगर मैं एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज और हो सकती है विच इज एमलगमेशन। परचेज में ही आता है वैसे एमलगमेशन तो, बट फिर भी मैं अलग से बता देता हूँ आपको। वैसे तो AS14 जब पढ़ेंगे तो वहां बहुत डिटेल में बात कर लूंगा, अभी तो सुन लो बस। एमलगमेशन, मान लो मैंने कोई बिजनेस खरीदा है, मैंने बिजनेस खरीदा तो मैंने पे किया उसे मान लो 1000 करोड़ रुपए, उसके बदले में उसके मैंने नेट एसेट्स खरीदे हैं 900 करोड़ रुपए के, मतलब 900 करोड़ रुपए की चीज मैंने खरीदी है, उसके बदले में 1000 करोड़ रुपए दिया है, तो 100 करोड़ रुपए ज्यादा किसके लिए दिया होगा? गुडविल के लिए दिया होगा। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल, और ये आपकी बुक्स में आती है। याद करो तो मैंने बोला था इंटरनली जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं आती, बट दिस इज अ परचेज गुडविल, दिस इज अ परचेज्ड गुडविल, तो ये आपकी बुक्स के अंदर आएगी और इसकी अकाउंटिंग विल बी गवर्न बाय AS14। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है ये जो आपने नेट एसेट्स खरीदे हैं इसके अंदर कोई इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन सब की वैल्यू कैसे निकलेगी वो जब मैं AS14 पे जाऊंगा ना, वहां पे आपसे चर्चा कर लूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी चर्चा नहीं कर रहा। मैंने कैसे गुडविल बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज है जी, अगर आप एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एसेट को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो भी कंस्ट्रक्शन की डायरेक्ट कॉस्ट होती है आप वो कैपिटलाइज करते हो, करेक्ट? याद है इतनी चीज? जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपने कोई मान लीजिए मटेरियल लगाया है, जैसे मान लो आप कोविड की वैक्सीन बना रहे हो, वैक्सीन बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो केमिकल्स यूज किए होंगे, दैट इज मटेरियल। अगर आपने कोई लगाया है, अगर आपने कोई लेबर लगाई है, उसकी जो भी कॉस्ट है वो सारी चीजें आती थी। इसके अलावा अगर कोई ओवरहेड्स हैं जो आपको लगाने पड़े हैं ताकि आप कंस्ट्रक्ट कर सको, तो ये सारी चीजें आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में आती हैं। इसमें क्या नहीं आता याद रखिएगा, इसमें से एक्सक्लूड क्या करते थे हम? एक तो कोई भी इंटरनल प्रॉफिट नहीं आता, इंटरनल प्रॉफिट वगैरह नहीं आता, कोई स्टार्टअप करने का कोई खर्चा, ट्रेनिंग इनॉग्रेशन खर्चा वगैरह नहीं आता। सेम ही पॉइंट है जो वहां पड़े थे, कोई स्टार्टअप करने का खर्चा या इनॉग्रेशन करने का खर्चा नहीं आता, कोई ट्रेनिंग का खर्चा नहीं आता। ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो आपको क्या करने पड़ते हैं? चार्ज ऑफ करने पड़ते हैं। ट्रेनिंग एक्सपेंस नहीं आता, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं आता, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं आता, कोई रिलोकेशन का कोई खर्चा है, वैसे तो इसके केस में कोई रिलोकेशन होगा नहीं एम्प्लॉयज का, बट फिर भी चलो रिलोकेशन का कोई एक्सपेंस है तो वो नहीं आता। ठीक है, तो जब आप डायरेक्ट एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे होते हैं तो जो भी आपके डायरेक्ट मटेरियल लगाया है, लेबर लगाया, ओवरहेड लगाया, जो खर्चा आपने लगाया है एसेट को बनाने में वो सारे आएंगे, बट ये नहीं आएंगे। एक चीज यहाँ पर और याद रखिएगा, अगर आपको याद हो तो AS16 अगर आपको याद हो बोरोइंग कॉस्ट, अगर ये बोरोइंग कॉस्ट की जो बोरोइंग कॉस्ट की कंडीशन है AS16 की कि आप क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा कर रहे हो, आपने बोरोइंग कॉस्ट इनकर करी है तो कैपिटलाइज कर सकते हो इंटरेस्ट को। तो अगर AS16 की कंडीशंस को ये पूरा करते हैं तो बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो सकती है। कंडीशंस इफ फुलफिल्ड देन बोरोइंग कॉस्ट कैन आल्सो बी कैपिटलाइज्ड, बोरोइंग कॉस्ट कैन आल्सो बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, ये याद रहेगा, तो सेम ही है जो पीपी के अंदर था। अब कंस्ट्रक्शन के केस में ना एक छोटी सी चीज हमेशा याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज का बाइफर्केशन। वो मैंने आपको पहले बता दिया, एक रिसर्च फेज और एक डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज का कोई भी डेवलपमेंट फेज पे जो खर्चा होता है सिर्फ वही कैपिटलाइज करते हो, और जो रिसर्च फेज का खर्चा होता है वो आप चार्ज ऑफ करते हो। ठीक है, तो ऊपर वाला जो भी खर्चा है उसको आप दो हिस्सों में बांटोगे कि रिसर्च पे कितना किया है और डेवलपमेंट पे कितना किया है, तो सिर्फ डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगा, रिसर्च फेज आपका चार्ज ऑफ हो जाएगा। एक्सचेंज के केस में वही जो पुराने वाला स्टाइल था, हमने बोला था फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? फर्स्ट प्रायोरिटी है जी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। आपकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो भी आपने एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू ले लो, ये अवेलेबल नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस क्या होता था? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। और अगर बाय चांस ऐसा भी नहीं है तो थर्ड क्या होता था? कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। यही होता था और तो कुछ नहीं था। हम लोगों ने जब पीपी पढ़ा था कि एक एसेट अगर हम दूसरे से एक्सचेंज करके लेके आते तो हमें क्या करना होता है, जो एसेट हमने दिया है उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, वो अवेलेबल नहीं है तो जो एसेट मिला है उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, वो भी नहीं है तो कैरिंग वैल्यू पे कर लो। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। गवर्नमेंट ग्रांट, अब गवर्नमेंट ग्रांट दो तरीके की हो सकती है, या तो आपको कंसेशनल रेट पे मिल जाए या नॉमिनल वैल्यू पे मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। मान लो कंसेशनल रेट पे मिली है, कम रेट पे मिला है,
कंसेशनल रेट होता है जी कम रेट, मार्केट रेट है मान लो 1 लाख रुपया, आपको 50,000 पे मिल गई, तो जिस रेट पे मिली है जो परचेज रेट है वही आपकी कॉस्ट हो जाएगी। और गवर्नमेंट ग्रांट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई एसेट मिला है तो दोस्त नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देना, नॉमिनल वैल्यू मतलब 1 रुपया, ठीक है। अगर आपको कोई इंटेंजिबल एसेट फ्री में मिल गया है तो 1 रुपया पे रिकॉर्ड कर देना। कंसेशनल रेट पे मिला है तो जिस रेट पे मिला है, मान लो 1 लाख की चीज 60,000 में मिली है तो 60,000 पे रिकॉर्ड कर देना। इतनी बात क्लियर है। ये होता है आपका इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे कॉस्ट निकालने का तरीका। दिस इज सेम विथ व्हाट वी हैव स्टडीड इन पीपीई, करेक्ट। फिर सब्सिक्वेंट में तो वही कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, आप करते हो जी हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस करते हो जी एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट माइनस करते हो जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बट यहां पर हो जाएगा एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। इससे आपकी क्या निकलेगी, कैरिंग वैल्यू, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इंपेयरमेंट, तो बेटा AS28 जब पढ़ोगे ना तो वहां पे मैंने इंपेयरमेंट डिटेल में बताया कि इंपेयरमेंट पीपीई पे लगता है, इंटेंजिबल एसेट पे लगता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ROU एसेट पे लगता है। तो जैसे पीपीई पे लगता है वैसे यहाँ पे लगता है। रिवैल्यूएशन मॉडल देखो यहाँ भी सिंपल है, जो भी आपका रिवैल्यूड नंबर है उसके बाद जो भी उस पर आपने एक्डेप लगा दिया, एक्डेप की जगह मैं बोलूंगा एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट इफ एनी, इससे आपकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। बाकी सब सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। चलो ये बात हमने बता दी। अब मैं इसी में एक छोटी सी चीज और बात कर लेता हूं लगे हाथ। देखो मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन की आपसे बात कर ली, मैंने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात कर ली, एक सब्सिक्वेंट कॉस्ट के ऊपर भी बात कर लें यार। जब पीपीई बात कर रहे थे तो हमने सब्सिक्वेंट कॉस्ट पे भी बात करी थी, तो यहाँ पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सब्सिक्वेंट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि एक बार आपने एसेट कैपिटलाइज कर दिया उसके बाद आप उस पर कुछ खर्चा कर रहे हो। तो देखो जनरली तो इंटेंजिबल एसेट के केस में अगर आप सब्सिक्वेंट कॉस्ट खर्च करते हो ना तो आप P&L में चार्ज ऑफ करते हो। बट अगर आपको लगता है कि जो खर्चा आपने किया है उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो एसेट की परफॉर्मेंस है सब्सटेंशियली इंप्रूव हो गई है, तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं, जनरली इट इज चार्ज टू P&L, इट इज charged to profit and loss, but if the cost increases the capability या performance of the asset, performance या capability of asset significantly, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, वैसे स्टैंडर्ड की लैंग्वेज ये है बियॉन्ड प्रीवियस एसेस कैपेसिटी, बियॉन्ड प्रीवियस जो पहले उसकी क्षमता थी वो प्रीवियस परफॉर्मेंस या कैपेबिलिटी, तो पहले से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। प्लस कॉस्ट को आप मेजर कर सकते हैं, कॉस्ट कैन बी मेजरेबल ओनली देन यू कैन कैपिटलाइज इट। मतलब पहले आपका मान लो सॉफ्टवेयर था, कुछ काम करता था, बट अब आप उसमें अमेंडमेंट कराई, अपडेशन कराई, अपग्रेडेशन कराई, अब वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है, तो जो आपने खर्चा किया है वो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट आता है जी इंपेयरमेंट का। तो देखो जैसे AS28 काम करेगा वैसे लगेगा इंपेयरमेंट, इट विल बी एज पर AS28। तो इसके लिए आप यहाँ पे कुछ मत पढ़ो, AS28 पढ़ लो, जो वो बोलेगा जैसे बोलेगा वैसे इंपेयरमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, ये अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ सारी। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल मतलब एसेट अब डिस्पोज कर दिया, रिटायर कर दिया, तो क्या करना है, लो जी सेल्स वैल्यू माइनस में कैरिंग अमाउंट, जो भी आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा मतलब फायदा हो गया, नेगेटिव आएगा तो नुकसान हो गया भाई। पॉजिटिव आएगा तो फायदा गेन, नेगेटिव आएगा तो लॉस। कहां पर जाएगा, दोनों केसेस में ही उठा के P&L में डाल देना। यार एसेट को बेचोगे फायदा होगा तो मान लो 100 रुपए का एसेट है, 120 में बेच दिया, 20 रुपए का फायदा। 100 रुपए का एसेट 80 में बेच दिया, 20 रुपए का नुकसान। जहां भी जाएगा P&L में जाएगा। मान लो आपने रिटायर कर दिया मतलब खत्म हो गया एसेट, अब उसे कुछ नहीं मिल रहा, तो सेल वैल्यू 0 हो गई। 0 माइनस मान लो 60 रुपए की कैरिंग वैल्यू है, तो 0 माइनस 60 का नुकसान हो गया, उठा के P&L में डाल देना। करेक्ट, बात समझ आ गई। तो चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, उठा के कहाँ जाने वाला है, P&L में जाने वाला है, ठीक है। अब 2 पॉइंट हो गए अपने खत्म।
एक हो गया अपना स्कोप, दूसरा हो गया अकाउंटिंग। अब एक लास्ट पॉइंट और बता रहा हूं आपको, विच इज डिस्क्लोजर। देखो वैसे तो डिस्क्लोजर बहुत सारे हैं, बट मैं आपको समरी में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स बता देता हूं। बाकी अगर आपका दिल करे डिस्क्लोजर्स ज़्यादा रीड करने का, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक बार स्टडी मटेरियल ओपन कर सकते हैं, वहां से सबसे लास्ट में आपको डिस्क्लोजर मिल जाएंगे, आप रीड कर लेना। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है वो देखो सिंस इनटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, क्योंकि बहुत बार निकाली नहीं जाती, आप 10 साल लेते हो, तो आप यूजफुल लाइफ के बारे में बताओ कि यूजफुल लाइफ कितनी है। सेकंड, अमोर्टाइजेशन का आपका क्या मेथड है, आप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड लगा रहे हो, एसएलएम मेथड लगा रहे हो, क्या लगाने लग रहे हो, हमें वो बताओ। तीसरा, ये सेम आएगा, ये भी पीपी में भी यही थे, यहाँ पे भी यही है। तीसरा क्या है, आपको ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बतानी है कि आपकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है, आपको बताना है एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट। अमोर्टाइजेशन कितना है वो बताना है, इम्पेयरमेंट कितना है वो बताना है, एंड देन आपकी नेट कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है वो बतानी है। तो टोटल दिखा दी ग्रॉस, मतलब 100 रुपए ग्रॉस है, इतना एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इतना नेट कैरिंग वैल्यू। सेम जो था आपका पीपी में वही यहाँ पे भी लिखा, कोई चेंज नहीं किया। पॉइंट नंबर डी, ओपनिंग में कितना नंबर है, कितना एडिशन किया है आपने, कितना डिलीशन किया है, ये रिकंसिलेशन दिखानी है अगर आपको याद हो तो, डिलीशन। ठीक है, इसके अलावा कोई इम्पेयरमेंट चार्ज किया है ड्यूरिंग द ईयर, कितना डेप्रिसिएशन लगाया है। तो आपको एक रिकंसिलेशन दिखाती होती है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की। रिकंसिलेशन बता दी है ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। एक बार पीपी देख लेना, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात करी है। इसके अलावा अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसकी लाइफ 10 साल से ज्यादा है, तो वो आपको अलग से डिस्क्लोज करना है। इफ किसी इंटेंजिबल एसेट की जो लाइफ है 10 साल से ज्यादा है, तो वो डिस्क्लोज करो और उसका रीजन दो कि आपने इसे 10 साल से ज्यादा क्यों लिया, प्लस रीजन फॉर टेकिंग लाइफ मोर देन 10 ईयर, फॉर टेकिंग लाइफ मोर देन 10 ईयर, जो भी रीजन है वो बता दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, 10 ईयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि अगर आपने कोई कमिटमेंट दी है, मतलब साल के एंड में कोई कमिटमेंट है टू परचेज इंटेंजिबल एसेट, जिसे आप कैपिटल कमिटमेंट बोल सकते हो, जैसे हमने पीपी में पढ़ी थी, अगर कोई भी कैपिटल कमिटमेंट भी है तो वो आप अलग से डिस्क्लोज कर दो। ठीक है जी, तो देखो मैंने मोटा मोटा आपको जो कंटेक्स्ट था वो सारा बता दिया है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी बता दी कि क्या चीजें अलग है। बाकी जैसा पीपी था ये मोटा मोटा वही चलता है और कुछ इसमें अलग आता नहीं है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हम डन कर चुके हैं, इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। डन।